क्या मैं इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे लगा दूं? यस सर। लगा दिया, चलिए। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग की डिमांड करेंगे तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है यूट्यूब। इसके अलावा मेरे पास आप तक पहुंचाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं आप पे छोड़ूंगा कि अगर आपको किसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए तो फिर मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है? चलिए बताइए भाई, क्या आंसर हो सकता है? मैम आपकी आवाज नहीं है, क्या कह रहे हो आप? ग्रुप में क्या ग्रुप में क्या चीज? पीपीटी के लिए बोल। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? आंसर बताएंगे? कुछ गैस वगैरह करना हो तो क्या करेंगे गैस? सर बी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो आपका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो याद रखिएगा, तेंजिन गए टेथोंग, ठीक है? ये व्यक्ति हैं जिन्होंने दलाई लामा की ये लिखी है आत्मकथा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दलाई लामा अगर आप देखो तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, ठीक है ना? आपको पता होगा कि कुछ केसेस वगैरह हुए हुए हैं, है ना? जैसे अगर हम बात करें तो जब चाइना की अगर बात करें, प्लीज आप लोग सभी एक बार म्यूट कर लीजिए, सारे लोग म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ना ये एक्स्ट्रा आ रही है थोड़ी सी आवाज जी। थैंक यू। जब आपको आंसर करना है तब आप बोल लीजिएगा, ठीक है? देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। अगर हम बात करें दलाई लामा की, तो आप जानते हो कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना जो है वो तिब्बत को अपना टेरिटरी बोलता है ना? तिब्बत आप जानते हैं कि दलाई लामा बेसिकली कहाँ से है? तिब्बत से हैं। तो ये तिब्बत के हैं और तिब्बत को चाइना अपना पार्ट बोलता है। अगर आप कभी इंडिया का मैप अगर देखो तो अगर ये कुछ इस तरह का इंडिया का मैप यहाँ से जा रहा है, मान के चलिए लाइक ऐसे, तो ये अगर आपका इधर भूटान नेपाल वाला हिस्सा हो गया, बगल में आपका सिक्किम है, ये भूटान है, तो यहाँ का जो पूरा आप नेपाल के पास का एरिया देखते हो ये तिब्बत है, और तिब्बत के ऊपर आपको मिल जाएगा चाइना, ठीक है ना? तो चाइना बोलता है कि तिब्बत भाई उसका एक हिस्सा था। ये भी पूरी एक कहानी है, कभी मैं आपको जब ज्योग्राफी का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना, आपके स्टैटिक जीके में मैंने एक सेक्शन रखा है इंडियन ज्योग्राफी में, इंडिया का फिजिकल मैप, कि मतलब अगर इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट है तो वो कितने डिग्री पे है, सदर्न कितने पे है, ईस्टर्न कितने पे है, वेस्टर्न कितने पे है, और भी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें कि इंडिया के कौन से स्टेट की कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है, बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, पूरा पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे मैं आपको ये तिब्बत वाला इशू बताऊंगा कि दलाई लामा जो है वो क्यों इंडिया भाग कर आए थे, और ये राजीव गांधी के टाइम पे भाग के आए हैं और राजीव गांधी ने इनको शरण दे दी। तब से ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धर्मशाला, सुना आपने? तो धर्मशाला में इनके बहुत सारे इस समय पे जगह बनी हुई है, टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं या मोनेस्ट्री वगैरह बनी हुई है धर्मशाला में, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पर ये रहते हैं धर्मशाला। बेसिकली जो कम्युनलिज्म चलता है चाइना में, दलाई लामा उसके पूरे विरोधी हैं, और यहाँ पर आके अपना पूरा काम यहीं से, मतलब तिब्बत की जो सरकार है वो ये हिमाचल प्रदेश में बैठे बैठे यहीं से चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, याद रखिएगा। एक कैपिटल का नाम क्या है? शिमला, जो कि समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। लेकिन वहीं पे जब धर्मशाला की आप बात करते हो तो धर्मशाला कैसी कैपिटल है? विंटर कैपिटल। तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। और धर्मशाला में ही इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि सबसे ऊंचाई पर है, मतलब सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचाई पर जो क्रिकेट ग्राउंड अगर कोई है तो वो धर्मशाला स्टेडियम है, जहाँ पे इंडियन क्रिकेट कई बार होती है। याद रहेंगे सब पॉइंट्स? बोलिए। यस सर। दलाई लामा की बात करें तो लगभग 23 वर्ष के थे ये जब ये भारत में भागकर आ गए थे, ठीक है? और ये कब आए थे अगर कोई आपसे पूछे तो 1989 में आए थे, ठीक है? 1989 में ये तिब्बत से भाग के 23 वर्ष के थे जब ये भारत में आ गए थे, और यहीं पे इनको राजीव गांधी ने क्या करा था, मतलब राजीव गांधी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको शरण दे दी थी, ठीक है? याद रहेगा? बोलो। यस सर। एक मिनट 1989 में तो इनको नोबेल प्राइज मिला। सॉरी, एक चीज ध्यान सही कर लो, 1989 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आए तो ये पहले थे। तो नोबेल का पीस प्राइज आप जानते हैं ना कि टोटल 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है? तो अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो एक शांति का पुरस्कार होता है जिसको बोलते हैं नोबेल पीस प्राइज। तो दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज कब मिला? तो वो 1989 को मिला, ठीक है? वो चीज आप ध्यान रखो, 1989 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं तिब्बत वालों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट में, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई? कोई डाउट अभी भी? आए कब ये क्या? इंडिया कब आए सर? इंडिया यार ये नहीं मुझे आइडिया कब आए थे, ठीक है? देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है सर, ठीक।
मैं आपको बिल्कुल भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, एक बार मुझे भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने देखा था जब मैं दलाई लामा की अभी सुबह देख रहा था ना विकिपीडिया पे, तो मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, बाद में बता देंगे। बाकी कुछ पॉइंट्स एक है, आप लोग भी देख लो, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन होता है कि अभी बस मैंने स्टार्ट करा है फिर से, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पता होंगे लेकिन मुझे नहीं पता अभी। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर टाइम आएगा कि अगले 6 महीने 5 महीने के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। आगे बढ़े। सर आप ये पीपीटी विद आंसर्स दोगे ना, हाँ, या हम सब नोट डाउन करें? ना ना ना, नोट डाउन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना मैम वो कर लीजिए। हाँ वो तो कर रहे हैं सर, वो तो कर रहे हैं। बस क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, पीपीटी आपको अभी ग्रुप में आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी, मतलब जैसे क्लास ओवर होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। विच स्टेट, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर एक पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन का नाम है नादौन पुलिस स्टेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नादौन पुलिस स्टेशन। तो इसको क्या करा है, नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित करा गया है। तो आपको बताना है कि कहाँ का है। सर हिमाचल प्रदेश। देखते हैं बाकी लोग भी कर लें। शिमला हिमाचल प्रदेश। हाँ यस सर। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये पुलिस स्टेशन है जिसको क्या करा गया है, हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, अगर हम बात करें तो हमारे होम मिनिस्टर कौन है इस समय? अमित शाह। अमित शाह। तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के इस पुलिस स्टेशन को बोला है कि भाई ये नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्राइम रेट है वो बहुत कम आया है, ठीक है, 2020 में। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो रेप्स वगैरह होते हैं या फिर जो डेथ्स वगैरह हैं, जो ये चोरी वगैरह की घटनाएं हैं, ये बहुत कम हुई है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इनका जो एरिया है यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से काम करा है, और अगर अच्छे से काम करा है तो फिर इसलिए नंबर 1 इनको दे दिया गया। एक बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 में तो चलो ये हो गया, लेकिन 2019 वाला जो था वो बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आप याद रखिए कि 2019 को जो था ये अंडमान निकोबार का है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में ये पुलिस स्टेशन है। मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग को, ठीक है। इसका नाम है ABERDEEN, एबरडीन, याद रहेगा। तो जो एबरडीन पुलिस स्टेशन है उसकी बात हो रही है। तो एबरडीन पुलिस स्टेशन जो है ये वो पुलिस स्टेशन हो गया जिसने क्या करा है, जिसने 2019 में सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन होने का खिताब प्राप्त किया, याद रहेगा। ठीक है। वैसे 2018 का भी है लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 2018 में कालू पुलिस स्टेशन है, कहाँ का? राजस्थान का, तो वो आपको इतना याद करने की नीड नहीं है। कालू पुलिस स्टेशन, चलो मैं लिख देता हूँ, कालू जो है, कालू पुलिस स्टेशन राजस्थान का, ठीक है। तो 2018 में उसको मिला था, तो क्योंकि पुराना हो गया तो अब वो नहीं पूछेगा कोई आपसे। इसके अलावा आप मुझे ये बता दीजिए हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम और गवर्नर दोनों बता दीजिए मुझे, हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर कौन कौन है, बताइए। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ कुछ नहीं पता सर। सीएम जो है वो है जयराम ठाकुर। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीखोगे, बस मिस मत करिएगा कोई क्लास, ठीक है। और जितनी आज मैंने चीजें पढ़ा दी, कोशिश करिए कि उसको अगर आज टाइम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल तक पूरा कंप्लीट कर लें। तो सीएम कौन है यहाँ की? जयराम ठाकुर, ठीक है। और अगर गवर्नर की बात करी जाए तो गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। हिमांशु जी आ गए? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, याद रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। हिमाचल प्रदेश की मैंने अभी आपको कैपिटल भी बताई कि जो समर कैपिटल है वो कौन है, बताइए। शिमला सर। शिमला। और जो विंटर कैपिटल है वो कौन सी है? धर्मशाला। जी हाँ, धर्मशाला हो गई। तो ये जो है ना, अगर आप पॉइंट्स को रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में और क्या क्या चीजें हुई हैं तो उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसमें अभी हाल ही में 100%, ठीक है, 100% जो है एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं, है ना, 100%। जी हाँ, तो 100% जो एलपीजी कनेक्शंस हैं वो कहाँ दिए गए हैं? तो वो भी आपके हिमाचल प्रदेश में दिए गए हैं। याद रहेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है कि 100% एलपीजी कनेक्शन पूरे राज्य में दे दिए गए हैं, ठीक है ना, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश हुआ। क्लियर हो गया? यस सर। जी अच्छा, और ये कौन सी स्कीम के तहत हुआ? तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नाम सुना है? हाँ, PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये उज्ज्वला जो योजना थी वो एलपीजी सिलेंडर को लेके थी,
है ना। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये कौन से राज्य में शुरू हुई थी सबसे पहले, या कौन सी सिटी में शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, तो आप याद रखें कि यूपी में शुरू हुई थी। ठीक है, सबसे पहले कौन से राज्य में? यूपी में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और यूपी में भी कहाँ? तो बरेली से। यूपी में एक सिटी लगती है बरेली, ठीक है, तो बरेली से शुरू हुई थी। ओके, और कब शुरू हुई अगर कोई आपसे ये पूछे तो याद रखना 1 मई 2016 से शुरू हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और उसके तहत ये टारगेट रखा गया था कि सभी स्टेट्स में एलपीजी जो कनेक्शंस हैं वो पूरे के पूरे प्रोवाइड कराने हैं, और हिमाचल प्रदेश पहला बन गया है जिसमें 100% आ गए। सर एक बार रिपीट करना, स्कीम का नाम क्या था? स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला, उज्ज्वल होता है तो उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई यूपी सर? 1 मई 2016 में स्टार्ट हुई और उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई है। थैंक यू। यूपी में टोटल 75 जिले हैं, बरेली उसमें से एक जिला है। ठीक है, 1 मई 2016 लिखा तो है, दिख नहीं रहा आपको? सर मेरा कनेक्शन चला गया, मुझे लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ पे। अच्छा चलो कोई नहीं, 1 मई 2016 से शुरू हुई है। आज आपके बच्चे की भी क्लास काफी ब्रेक हो रही थी, बार बार वो हाँ, क्लास से एग्जिट हो रही थी भूमिका। बारिश आज हो रहा है। हाँ, आज मैं ना वो पढ़ा रहा था उनको, क्या कहते हैं, सेल डिवीजन पढ़ा रहा था। हाँ चलिए कोई नहीं। अगला देखो, एक क्वेश्चन क्या बनता है कि एक ई पंचायत होती है, जैसे पंचायतें लगती है ना गांव में, तो ये ई पंचायत है। तो क्वेश्चन है कि ई पंचायत जो पुरस्कार है 2020 का वो किस राज्य को मिला, है ना। तो ई पंचायत जो पुरस्कार है 2020 का वो भी किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो ये भी आप लिख लें कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 का कौन से राज्य को मिला? हिमाचल प्रदेश को मिला। ठीक है, इसके अलावा एक योजना है जिसका नाम है पंचवटी योजना। ये पंचवटी योजना क्या है? तो जो परिवार के जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई जिसका नाम है पंचवटी योजना। किसको देने के लिए? तो जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको देने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक कौन होंगे? जो कि 60 इयर्स की एज को क्या कर चुके हैं? क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए कौन सी योजना चली? पंचवटी योजना। याद रहेगी? यस सर। ठीक है, यस सर। इसके अलावा मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ जिसका नाम है निगाह। ठीक है, कोविड चल रहा है, तो कोविड में एक निगाह योजना जो है वो शुरू हुई, या फिर आप कह लीजिए कि निगाह प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, अब ये निगाह प्रोग्राम क्या है वो सुनिए। आपने देखा होगा कि जब कोविड किसी को हुआ है तो कोविड के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसके ऊपर भी सरकार कहीं ना कहीं नजर रखती है। तो निगाह रखने का मतलब नजर रखना, समझ पा रहे हो? तो जो कोविड से ठीक हो गए हैं ऐसे लोगों के ऊपर निगाह रखने के लिए जो प्रोग्राम है उसका नाम है निगाह प्रोग्राम। तो ये किसने लॉन्च करा? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। याद रहेगा? जी। और इससे क्या होगा कि इनके परिवार वालों को ये सिखाया जाएगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन रखिए आप, ये चीजें जरूरी हैं। ओके, अच्छा एक और बताता हूँ, निगाह एप्लीकेशन, कंफ्यूज मत होना। एक निगाह प्रोग्राम है जो कि है हिमाचल प्रदेश सरकार का कोविड-19 के लिए, लेकिन एक है निगाह एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पता है किसने लॉन्च करा? ये करा है जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि ईसीआई। ईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस समय हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है इस समय, पता है आपको? सर सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा, यस। ठीक है, तो याद रखें सुनील अरोड़ा जो हैं वो इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। याद रहेगा? तो इन्होंने क्या करा, सुनील अरोड़ा साहब ने, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ने क्या करा, आंध्र प्रदेश में, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में जो वोटिंग है ना, जब वोटिंग हुई थी पिछले साल आंध्र प्रदेश में, तो वो वोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो और उसमें क्या हो, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो इसको देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने निगाह एप्लीकेशन लॉन्च करा। अभी क्लियर हो गया? यस सर। तो एक बार मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, आपका ध्यान से सुनना। जो ये आपका नादौन पुलिस स्टेशन है, ये हिमाचल प्रदेश का है, जिसको नंबर 1 बोल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 2019 का जो नंबर 1 स्टेशन था वो कौन था? पुलिस स्टेशन अबरडीन। कहाँ पर है अबरडीन? कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट बाली नहीं, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो वहाँ की कैपिटल है अंडमान निकोबार की। अच्छा, फिर हमने क्या बोला कि 2018 वाला किसको गया था? कालू पुलिस स्टेशन, राजस्थान। फिर हमने ये पढ़ा कि सीएम कौन है राजस्थान के, सॉरी हिमाचल के? जयराम ठाकुर। गवर्नर यहाँ पर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, समर कैपिटल इज शिमला, विंटर कैपिटल इज धर्मशाला।
और 100% जो एलपीजी कनेक्शंस हैं वो दिए किसने? हिमाचल ने। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। सबसे पहला स्टेट जहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई, उत्तर प्रदेश। वो भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बरेली। और कब शुरू हुई? 1 मई 2016 को शुरू हुई। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 को जीतने वाला भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए किसने लॉन्च करी? हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के चलते एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया जिसका नाम है निगाह, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके परिवार वाले। तो ये भी हिमाचल प्रदेश ने करा। और जो निगाह एप्लीकेशन है ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसने करा, सुनील अरोड़ा। आंध्र प्रदेश में वोटिंग पे भ्रष्टाचार की नजर रखने के लिए। क्लियर हो गया इतना सब कुछ? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। इतना अगर पढ़ लेंगे तो मजा ही आ जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has been appointed as the new president of Hockey India? तो हॉकी इंडिया के आपको नए प्रेसिडेंट बताने हैं कि कौन बने। हॉकी इंडिया, जैसे बैडमिंटन इंडिया है, हॉकी इंडिया है, क्रिकेट इंडिया है, तो ऐसे सबके क्या होता है ना, प्रेसिडेंट होते हैं। तो आपको बताना है हॉकी इंडिया के कौन बने हैं, बताइए। गेस करिए। सर बी। तेजपाल नहीं। ए सर। ए, जी हाँ, तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, याद रखेंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो ना, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो लिख लीजिए ज्ञानेंद्रो, ये वाला, ये आपका आंसर सबसे पहला वाला, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इनको बना दिया गया हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अभी अभी रिसेंटली क्या था कि हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो अब भारत सरकार ढूंढ रही थी बहुत देर से कि कोई नया जो है अध्यक्ष बनाया जाए, तो फाइनली ज्ञानेंद्रो को बना दिया गया। ओके, बाकी ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये मैंने आपको कराई हुई, जैसे श्रीकांत माधव वैद्य, ये कौन थे? ये अगर आपको याद हो तो आईओसी, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बताया था मैंने, जी हाँ, आईओसीएल के क्या बने थे? ये हेड बने थे, एमडीसीओ बने थे, है ना। ऐसे ही मैंने आपको ये बताए थे जो आपके ये श्रीनिवास साहब है, इंतेंजी श्रीनिवास, ये कौन थे याद है? एक संस्था होती है जिसका नाम है IFSCA, ये आपको सारे पुराने वाले पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटीज, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज। अब ये इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कुछ टाइम के बाद जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक की जितनी अपॉइंटमेंट है वो सारी की सारी करेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई तक में जितने अवार्ड दिए गए हैं वो सब करेंगे। जनवरी से जुलाई में जितनी किताबें लिखी गई हैं, बुक्स, वो सब करेंगे। तो उसमें ना ये सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। When was the World Population Day celebrated? बताइए। 11 जुलाई। 11 जुलाई पक्का? ठीक है। अच्छा, इसकी इस बार थीम भी थी कोई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसकी थीम भी थी, वो आपको बताना है। तो आंसर तो हो गया आपका 11 जुलाई। थीम बताइए भाई क्या है? मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, याद रहेगा। तो 11 जुलाई को आप बनाते हो। तो आपका क्वेश्चन ये, मतलब ये आपका होमवर्क है, इसकी थीम जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इतनी बताता हूँ कि चाइल्ड और वुमेन के ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं अपने होमवर्क में। थीम आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि थीम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें भारत की सबसे पहली लोक अदालत शुरू हुई है, और वो भी ई है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डिजिटल लोक अदालत है, ये शुरू हुई है। बताइए। सर छत्तीसगढ़। जी, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो है भारत की पहली ई जो लोक अदालत है वो शुरू हुई है। लोक अदालत का मतलब जो मतलब लोकपाल वगैरह आपने सुने होंगे, अन्ना हजारे बहुत ज्यादा इसके लिए डिमांड करते थे, याद है? स्टार्टिंग में अरविंद केजरीवाल जी भी मिलके इनके साथ काम करते थे, अन्ना के लिए, अन्ना के साथ। तो लोकपाल जो है, लोकपाल बिल वगैरह आते थे, तो वो सब लोक अदालत का ही काम है। तो लोक अदालत पूरा देखती है कि जो भी ग्राउंड लेवल पे, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है,
ठीक है, तो वो उसमें आप सीधा हाई कोर्ट वगैरह में ना जाएं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई ना करें। तो इस तरह से नहीं तो क्या होगा कि हर सभी लोग अगर हाई कोर्ट चले जाएंगे तो फिर इतने सारे तो पहले ही पेंडिंग केसेस हैं और ज्यादा पेंडिंग हो जाएंगे, तो काम कैसे स्मूथ होगा। इसीलिए लोक अदालत बनाई गई है लोकल लेवल पे, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टेट के बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले तो बता दीजिए सीएम कौन है। सर भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, ठीक है, तो याद रखिएगा भूपेश बघेल जो है ये सीएम है, ठीक है। इसके अलावा बताइए गवर्नर कौन है यहाँ पे। अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, ठीक है। मे भी हो सकता है स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो आप बड़े आराम से टिक कर लोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अनुसुईया उइके जो है ये गवर्नर है, याद रहेगा। अच्छा, अभी अभी यहाँ के ना चीफ जस्टिस चुने गए। जैसे आपको पता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट होते हैं, हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। कई सारे ऐसे भी भारत में राज्य हैं जिनका जो है दो, मतलब एक पर्टिकुलर जो है कोर्ट वो दो दो राज्यों को देख रहा है ना, ऐसा भी होता है कई बार। तो अब यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो अभी रिसेंटली चुने गए, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है ना, इन्होंने ही इस लोक अदालत का शुभारंभ किया, इन्होंने ही इनॉग्रेट करा था इस लोक अदालत को, जो आपकी क्वेश्चन भी है आपका। तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम पूछा जाएगा, तो वो है P.R. ठीक है, रामचंद्रन मेनन, रामचंद्रन मेनन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो P.R. रामचंद्रन मेनन ये यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ओके। कैपिटल बता दीजिए, कैपिटल क्या है यहाँ की, बताइए। कैपिटल है नया रायपुर। रायपुर मत बोलिएगा, रायपुर गलत है, रायपुर भी एक सिटी है लेकिन ये नया रायपुर है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो है यूपी गवर्नमेंट भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बड़े नाम चेंज कर रही थी, है ना। तो नया रायपुर का नया नाम पता क्या है, अटल नगर, अटल जी के नाम पे अटल नगर रखा गया है, ये चीज ध्यान रखिए। तो आज जो नया रायपुर है उसका नाम चेंज करके अटल नगर हो गया। तो अगर कभी आपसे कोई छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछे और नया रायपुर आपको ऑप्शन में नहीं है और अटल नगर है, तो फिर आप यही टिक करके आएंगे, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि नया रायपुर तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब एक चीज और सुनिए। अच्छा, अटल जी की बात हो रही है, तो अटल जी की जो वो होती है बर्थडे, वो कब होता है, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को हर साल हम लोग पता है क्या मनाते हैं, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं अटल जी के जन्मदिन वाले दिन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार तो मैंने खुद एग्जाम में देखा हुआ है, ठीक है। तो जो नेशनल गुड गवर्नेंस डे है इसको ध्यान रखें आप, ठीक है, लिख ले। 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, और इन्हीं के नाम पे अटल चौक, अटल नगर और पता नहीं क्या क्या इनके नाम पे चेंज करा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पे गार्बेज कैफे शुरू करा है। गार्बेज कैफे मतलब अगर आपको कैफे यानी कि कॉफी वगैरह पीनी है या इस तरह का कोई अगर आप लेना चाहते हैं कोई लिक्विड प्रोडक्ट, जो कि यूजुअली आपने देखा होगा कैफे वगैरह में अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप गार्बेज ले जाइए, और गार्बेज लेके जाएंगे तो उसके बदले आपको कॉफी पिलाई जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सरकारी है, तो ये पहला गार्बेज कैफे कहाँ खुला, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और अगर पूछे जाए छत्तीसगढ़ में ही कहाँ, तो अंबिकापुर, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो कोर्ट है वो यहीं पर है, ठीक है, अंबिकापुर याद रखेंगे। गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खुला है, ठीक, याद रहेगी ना चीज। यस सर। मैं आपको दो सीएम बताता हूँ, ठीक है, एक सीएम और एक मैं आपको बताता हूँ गवर्नर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीएम थे, पता है नाम उनका, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीएम का नाम क्या था, अजीत जोगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनका निधन हो गया, तो अब निधन हो गया है, वो भी सीएम का निधन हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले थे, तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीएम है जिनका निधन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सीएम है छत्तीसगढ़ के जिनका निधन हो गया। और अभी मैं आपको बताता हूँ टंडन की भी तो डेथ हुई है। हाँ, ये भी बता रहा था मैं कि जो आपके गवर्नर है लालजी टंडन, उनकी भी डेथ हो गई है ना, लालजी टंडन जी भी चले गए। तो ये भी आप उनकी जगह जो करंट गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल ही रहेंगी। आनंदीबेन पटेल यूपी की, हाँ जी। अभी फिलहाल उनके पास एडिशनल चार्जेस हैं। तो लालजी टंडन जो हैं गवर्नर हैं, उनकी भी डेथ हो गई है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ये तो बल्कि आज ही की रिपोर्ट है, ठीक है, ये आज ही का न्यूज हो गया कि लालजी टंडन की डेथ हो गई है, ठीक है। ये गवर्नर थे, और कहाँ के गवर्नर थे सर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के गवर्नर। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह
चौहान, सर चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। याद रहेगा ना ये सब चीजें। चलो अब मैं आपको एक यहाँ से क्वेश्चन, ये तो देखो ये अलग से क्वेश्चन आ गए आपके। तो छत्तीसगढ़ से तो यही चल रहा था कि पहले सीएम है अजीत जोगी, उनकी डेथ हो गई थी। अब इसके अलावा मैं आपको एक और बताता हूँ कि एक पशुधन योजना है, ठीक है, पशुधन योजना। क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुधन योजना किस सरकार ने शुरू करी, तो आप बोलेंगे सर कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेतू, ठीक है, पढ़ेतू हर द्वार योजना, मतलब हर घर के अंदर जो बच्चे हैं वो पढ़ें, तो ये जो योजना है वो भी किसने शुरू करी, छत्तीसगढ़ ने। पढ़ेतू हर द्वार योजना, ये भी छत्तीसगढ़ ने शुरू करी, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था कि अभी अभी छत्तीसगढ़ ने एक हार्ट योजना शुरू करी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ छत्तीसगढ़ हार्ट योजना। ये हार्ट योजना क्यों शुरू करी गई थी, ताकि मतलब जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी होम डिलीवरी हो सके। तो होम डिलीवरी के लिए, जैसे आपने हाट सुना ना, हाट किसको कहते हैं, बाजार को कहते हैं, कहते हैं ना हाट जा रहे हैं, मतलब बाजार जा रहे हैं, तो बाजार को हाट कहते हैं। तो हाट योजना जो है ये भी किसने, इन्होंने शुरू करी, याद रहेगा। यस सर। जी अच्छा, अब यहीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा, मैं आपको कराऊंगा। उसका नाम पता है क्या है, उसका नाम है, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा ऐसा देश है, ध्यान से सुनिए, राज्य की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूं, मतलब इंडिया के अलावा, तो जिसने डिजिटल हार्ट जो योजना है, या फिर आप कह लीजिए डिजिटल हार्ट जो एप्लीकेशन है वो अपने यहाँ लॉन्च करा है। डिजिटल हार्ट यानी कि ये भी चाहते हैं कि डिजिटल करा जाए, और ये कंट्री मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कंट्री का नाम है, याद रखिए, बांग्लादेश। और जब मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए इन्होंने करा तो शायद आपको हंसी भी आए। आपने भी सुना होगा कि बकरीद गई अभी, ठीक है, बकरीद को क्या कहते हैं, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा बकरीद को बोलते हैं। तो बकरीद में जो बकरे होते हैं, बकरों की ऑनलाइन डिलीवरी होगी, इसके लिए डिजिटल हार्ट एप्लीकेशन शुरू करा था बांग्लादेश ने, बिकॉज मोमडन कंट्री है, तो ऑफ कोर्स ईद है तो बकरे तो कटेंगे ही, तो इसके लिए इन्होंने ये ईद उल अजहा जो बकरीद होती है एक्चुअली में, उस दिन इन्होंने डिजिटल हार्ट एप्लीकेशन लॉन्च करा। अब मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि हार्ट योजना ये अपनी है, और इसी हार्ट से मिलता जुलता ये योजना थी। तो अब आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीएम, वो बांग्लादेश की पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की, प्रधानमंत्री भी बताइए और प्रेसिडेंट भी बताइए, बताइए दोनों बताइए, पीएम और प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश की। आज हिमांशु नहीं है क्या क्लास में, हिमांशु जी तो आज बोल ही नहीं रहे कुछ हैं। सर बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना जी, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, अब्दुल हामिद। तो याद रखो ये सब नाम, अब्दुल हामिद, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर इंडिया की कोई बाउंड्री लगती है किसी देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। मैं आपको जब इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ाऊंगा तो सब चीज, मतलब सारी बातें वहां पे समझाऊंगा आपको। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है हमारी। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और ढाका यहीं पे आप मान के चलें कि सार्क का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो सार्क का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़े। अब यार इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे और इनका अगर आपने रिवीजन कर लिया डेली बेसिस पे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक अभियान है, उसका नाम है प्योर फॉर श्योर कैंपेन। ये कैंपेन है, कैंपेन का मतलब क्या हो गया, एक अभियान शुरू करा गया, प्योर फॉर श्योर। अगर आप थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें तो आप सब कैपेबल है, इतना लिंक कर सकते हैं। बताइए प्योर फॉर श्योर अभियान किसने शुरू करा है। पहली बात, ये जो अभियान है ना, ये मिल्क के लिए है। किसके लिए है, मिल्क के लिए, दूध के लिए है। हाँ, और ये शुरू करा है किसने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। अगर आपको पता हो तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट काफी ज्यादा न्यूज में है इस समय। जो कैप्टन साहब हैं और जो गहलोत साहब हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा ठनाठनी हुई है ना, और कोर्ट केस वगैरह भी गया हुआ है, जयपुर जो कोर्ट है वहां पे गई हुई है चीजें, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्या है उसको सुनिए ध्यान से। जैसा कि हम जानते हैं कि दूध आजकल बहुत शुद्ध मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता, इम्प्योरिटी है दूध के अंदर। तो अगर दूध आज शुद्ध नहीं है, इम्प्योरिटी है, तो दूध को ही ना प्योर करने की बात करी जा रही है, और वो दूध प्योर है इस बात की श्योरिटी की बात करी जा रही है। तो प्योर फॉर श्योर जो कैंपेन है ये मिल्क के लिए है, मतलब ये एक तरह का मिल्क कैंपेन है। अरे यार हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश आ गई चलो कोई नहीं। हाँ, तो ये मिल्क कैंपेन है, ये आप ध्यान रखेंगे। किसने लॉन्च करा, तो ये जो राजस्थान के सीएम है, क्या नाम है बताइए,
अशोक गहलोत, ठीक है, तो अशोक गहलोत साहब ने करा है। गवर्नर कौन है यहाँ पे? कलराज मिश्रा। तो याद रखिए कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है राजस्थान के। सीएम अशोक गहलोत, डेप्यूटी सीएम अभी तक सचिन पायलट थे, लेकिन अब कांग्रेस ने क्योंकि वापस ले लिया उनसे वो पोस्ट, तो अब इस समय डेप्यूटी सीएम तो नहीं है, लेकिन अभी तक एमएलए जरूर है। और अब उनकी जो सदस्यता थी वो भी खत्म करने की बात की जा रही थी एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते, तो वो अब चले गए हैं कहाँ पे? कोर्ट में चले गए हैं। तो वो पूरी की पूरी चीजें अभी आपको पता है पेंडिंग है, अभी सुनवाई आगे टाल दी गई है 24 तारीख तक ना मेरे ख्याल। अब क्वेश्चन ये आया कि 8 से लेकर 14 जुलाई, ध्यान सुनना, 8 से लेकर 14 जुलाई तक ये लोग क्या करेंगे कि मिल्क के ना सैंपल उठाएंगे, डिफरेंट सिटी से राजस्थान के मिल्क के सैंपल उठाएंगे, और उन सैंपल को क्या करेंगे, लैब में जाके उनको चेक करेंगे कि भैया प्योर है दूध की नहीं है। और अगर प्योर नहीं हुआ तो जिस भी डेयरी का वो प्रोडक्ट है, यानी कि जिस भी कंपनी का है, चाहे वो पराग हो, चाहे वो नमस्ते इंडिया हो, अमूल हो, किसी का भी हो, तो वो उसके खिलाफ क्या होगी, फिर एक्शंस लिए जाएंगे। आ गया समझ में? तो इसी का नाम है प्योर फॉर श्योर अभियान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है एक, धीरू भाई अंबानी का नाम सुना आपने? यस सर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। सोलर पार्क, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि धीरू भाई अंबानी जो सोलर पार्क है ये कौन से राज्य में है, तो आप बोलेंगे सर राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहां पर है अगर कोई पूछे तो जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर जो है काफी ज्यादा गर्म बोली जाता है डिस्ट्रिक्ट ये राजस्थान का। तो धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क जो है ये जैसलमेर में होगा, ठीक। और राजस्थान के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एरिया वाइज जो है ना ये सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, अगर आपको पता हो तो। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य की है? पॉपुलेशन वाइज बताइए सर उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पॉपुलेशन वाइज तो यूपी है, लेकिन अगर एरिया वाइज बोला जाए तो एरिया वाइज कौन है? राजस्थान है, राजस्थान। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। यस। अब इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झील है ना, सलाइन जिसको बोलते हैं, सलाइन जो लेक है भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, वो कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। हाँ राजस्थान। नाम क्या है उसका? सांभर झील, सांभर। ठीक है ना, सांभर झील। लेकिन आप इसको प्लीज कंफ्यूज मत होना चिल्का से। चिल्का भी भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है और वो भी सबसे बड़ी है। तो फिर ये सांभर झील और चिल्का झील में फर्क क्या हुआ? अब ये पता है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो एक वर्ड होता है उसको कहते हैं लैगून। लैगून को हिंदी में कहते हैं तटीय। क्या होता है? तटीय झील, ठीक है, तटीय झील, उसको लैगून झील बोलते हैं। तो जो चिल्का है ना उड़ीसा वाली, चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा, उड़ीसा जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आए तो आप आंसर करोगे सांभर झील, लेकिन भारत की सबसे ज्यादा बड़ी खारे पानी की लैगून झील, अब आंसर चला जाएगा आपका उड़ीसा में चिल्का। क्लियर हुआ? यस सर। सारे पॉइंट प्लीज लिखते हुए चलिए। आपकी क्लास आराम से 1.5 घंटे की होनी है। टोटल 35 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। अगर नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कोई इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको आंसर तो बाद में आपको मिल ही जाएंगे। कौन इसमें वो चीज है कि अगर आज नहीं हो पाए पूरे 35 क्वेश्चन तो हमारे ऊपर कोई जीएसटी पेनाल्टी लगा दी जाएगी, टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर मान के चलो 30 क्वेश्चन भी होता है, लेकिन अगर वो अच्छे से हो रहे हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर सबसे बड़ी तो सांभर झील और लैगून वाली बोले तो? लैगून वाली मैम चिल्का है उड़ीसा में, है ना सर? हाँ लैगून चिल्का है उड़ीसा में जी। आप मतलब सबसे बड़ी बोले तो सांभर में आएगी ना, सांभर झील। नहीं, सबसे, अगर देखो क्वेश्चन देखो ना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लैगून नहीं लिखा तो आपका आंसर जाएगा सांभर झील। लेकिन अगर लैगून शब्द लिखा हुआ है तो फिर आंसर करोगे चिल्का झील। है दोनों खारे पानी की, बस लैगून क्या होता है ना, लैगून एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि नदियां बनाती हैं, बहने जब वो बहती है ना तो एक लैगून स्ट्रक्चर बनता है, तटीय एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे स्ट्रेट होता है, किसी को बे कहते हैं, किसी को हम स्ट्रेट कहते हैं, है ना, किसी को घाटी कहते हैं, तो ये सब चीजें ऐसे लैगून भी एक वर्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि छोटे बच्चों के लिए स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम, ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम, ये किसने लॉन्च करा? राजस्थान गवर्नमेंट। याद रहेगा, छोटे बच्चों के लिए स्माइल यानी कि हंसना, स्माइल, तो स्माइल ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम छोटे बच्चों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, ठीक है। इवन मैं आपको एक और बताता हूँ, ओम बिरला का नाम सुना आपने? कौन है?
स्पीकर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी कहाँ के हैं? राजस्थान के। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है कोटा, ठीक है। तो ओम बिरला भी यही राजस्थान से हैं, कोटा से हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटा है, ठीक है। और ये याद रखें आप इस बात को भी। इसके अलावा इन्होंने एक योजना चलाई हुई है अभी बीच में, हाल ही में चली थी, इंदिरा रसोई योजना। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि इंदिरा रसोई योजना किसने शुरू करी, तो ये शुरू करी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड का थर्ड जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, वो भी यहीं पे बनने जा रहा है, थर्ड स्टेडियम, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही है, थर्ड स्टेडियम क्रिकेट वाला, तो ये भी यहीं पे बनेगा। और वो कहाँ पे बनेगा? तो जयपुर में बनेगा। इसकी जो वो है ना, 75,000 लोग यहाँ पर एक बार में आ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखें। और जो सबसे बड़ा है इंडिया का, वो है लखनऊ में, वो लखनऊ में बन रहा है। उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है, उसका नाम है आपका इकाना स्टेडियम, IKANA, इकाना स्टेडियम, लखनऊ, ठीक है, याद रहेगा। तो जो सबसे बड़ा स्टेडियम है इस समय वो लखनऊ का इकाना स्टेडियम है। और जो थर्ड नंबर पे है वो जयपुर का बन रहा है, जो कि 75,000 यहाँ पे लोग एक बार में मैच देख सकेंगे। बढ़े आगे। यस सर। अब ये सब जितनी चीजें हैं ना, जब आगे जाके जब इन स्टेट के बारे में आएगी बातें, तो फिर मैं ये सारी की सारी चीजें लिखूंगा नहीं दोबारा। मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने वो नोट्स निकाल के रखिए और उसमें ये सारी की सारी बातें लिखी होंगी। चलिए, अभी अभी एक सर्वे हुआ टाइगर्स को लेकर, मैं आपको आगे चल के स्टैटिक में पढ़ाऊंगा भी, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो 2018 का जो सर्वे है उसमें किस देश ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ जो रिकॉर्ड है वो बनाया है, गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम दर्ज कराया है। 2018 में बाघों की जनसंख्या जो काउंट हुई थी, जो सेंसस हुआ था टाइगर का, उसमें। बांग्लादेश से? बांग्लादेश नहीं सर इंडिया। हाँ, आंसर क्या होगा? अपने इंडिया को इतना पीछे ना समझें, ठीक है। इंडिया भी बहुत कुछ करता है भाई है ना। चलिए, तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ से? इंडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं। चलो, इंडिया तो है ही है, इंडिया के अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके यहाँ पे टाइगर्स जो हैं वो डबल हो गए हैं जस्ट। टाइगर्स की जो संख्या है ना सेंसस में, ये देखा गया कि जस्ट डबल हो गए हैं उसके यहाँ टाइगर बीते कुछ सालों के अंदर। ये देश कौन सा है? बांग्लादेश। नेपाल। कौन सा कंट्री है? नेपाल। तो याद रखेंगे, नेपाल जो है, इसका आंसर तो आपका भारत है। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन नेपाल वो देश है जहाँ पे टाइगर जस्ट डबल हो गए हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, नोट कर लेना इन सब पॉइंट्स को। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया क्यों है गिनीज जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें क्यों ये आया। हुआ क्या कि एक संस्था है भारत के अंदर जिसका नाम है AITE। AITE फुल फॉर्म है इसका, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, याद रहेगा। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने क्या करा? सेंसस निकाला 2018 में बाघों का, यानी कि टाइगर्स का। और जो टोटल बाघ बताए गए वो बताए गए 2967, ठीक है, याद रखिए। और सबसे ज्यादा जो बाघ बताए गए वो पता है कहाँ बताए गए? MP में। और MP के बाद जो दूसरे नंबर पे बताए गए वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कर्नाटका में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश के अभी आपको पता है कि जो गवर्नर है उनकी अभी डेथ हुई, लालजी टंडन की, ठीक है ना। और भी मध्य प्रदेश के बारे में 1-2 पॉइंट पढ़े। तो कर्नाटका में दूसरे नंबर पे है। और अगर हम बात करें कि टोटल ये जो रिकॉर्ड बना वो इसलिए बना क्योंकि एक फिगर मैं लिखता हूँ, 121,337 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे समझो, ये इतना एरिया है। तो ये रिकॉर्ड इसलिए बना कि 1,21,337 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बाघों को कवर करना, बाघों की गिनती करना, इतना ज्यादा एरिया किसी भी देश ने कवर नहीं करा था अभी तक, आज डेट तक। इसीलिए इंडिया रिकॉर्ड में आ गया। इतना ज्यादा एरिया के अंदर बाघों को देखने का जो है वो इसीलिए रिकॉर्ड में आया। अभी क्लियर हुआ आपको कि क्यों ये रिकॉर्ड में आया? जो रिकॉर्ड है वो क्यों बना जी। और सुनो, भारत ने एक लक्ष्य बनाया है कि 2022 तक, ठीक है, 2022 तक हमें क्या करना था? जो हमारे यहाँ पे टाइगर है ना उनको डबल करना है, ठीक है। ये इंडिया का लक्ष्य था, टाइगर्स को डबल करने का। जो इंडिया का लक्ष्य है वो कब रखा गया था? 2022 तक रखा गया है कि भारत में टाइगर्स डबल होने जरूरी है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया
कि नेपाल पहला ऐसा देश बन गया जिसके यहाँ टाइगर क्या हो चुके हैं, डबल डबल हो हो चुके चुके हैं। हैं। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखना है। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें नेपाल में अभी अभी हमारे जो राजदूत हैं वो भी बने हैं, एम्बेसडर, क्या नाम है उनका पता है? नेपाल में अभी अभी आपके राजदूत बनाए गए हैं, एक, उनका नाम क्या है? ये सब चीजें पूछी जाती हैं कि पाकिस्तान में कौन है, चाइना में कौन है, नेपाल में कौन है, तो बताइए नेपाल में कौन बने हैं राजदूत? कराया हुआ है आपको? कहाँ चलेगा सब? आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर। हाँ बताइए। यस सर। बहुत फेमस नाम है इनका, अभी बीच में न्यूज में भी आए थे, विनय मोहन क्वात्रा। याद रखिए, विनय मोहन क्वात्रा, ये अभी न्यूज में आए थे, KWATRA, क्वात्रा, याद रख लो इसको। तो जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। यानी कि अगर आप कभी नेपाल जाना चाहते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तो आपको वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बात करें कि जितने भी नेपाल और इंडिया के जो भी रिलेशंस हैं, वो सब नेपालीज जो एम्बेसी है, सॉरी इंडियन जो एम्बेसी है नेपाल के अंदर, उसके थ्रू होते हैं सारे के सारे। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक दिन लिस्ट बताऊंगा, सभी इंडिया के एटलीस्ट जो नेबर कंट्रीज है ना, उनकी लिस्ट में एक दिन लिख लूंगा, वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएंगे सारे कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, सब जगह कौन कौन है। अगला करो, हु वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर अगेन? सिंगापुर के फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं, बताइए कौन बने हैं? जी गेस करिए। बी सर। जी हाँ, तो याद रखिएगा ली सी लुंग। ठीक है, तो ली सी लुंग जो है ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री दोबारा से बना दिए गए हैं। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये री इलेक्ट हुए हैं, और जब दोबारा कोई आता तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट सिंगापुर से रिलेटेड समझाता हूँ, वो सुनिए। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? बस सिटी लगा दीजिए। ठीक है, सिंगापुर सिटी जो है यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे चलता क्या है? तो यहाँ चलता है सिंगापुरी डॉलर। याद रखिएगा, अमेरिकन डॉलर नहीं चलता। अगर कहीं डॉलर है, इसका मतलब यही नहीं कि अमेरिका वाला डॉलर है ना। जैसे कनाडा में कैनेडियन डॉलर है, सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर है, ये सब आप ध्यान रखें। तो डॉलर भी अलग अलग होते हैं, बस नाम एक है, डॉलर। ओके, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? भाई प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता लग गया। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है यहाँ पे हलीमा याकूब। ये नाम पूछा गया है अभी कुछ समय पहले पेपर में। ठीक है, 2019 का ही पेपर था। हलीमा याकूब यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और इवन एक आपको और बात बताता हूँ, 2019-20 में अगर भारत में सबसे ज्यादा FDI किसी देश से आया है तो वो सिंगापुर था। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा FDI भारत में कहाँ से आया था? सिंगापुर से आया था। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है, उसका नाम है एपेक। एपेक का नाम सुना होगा आपने। तो एपेक का हेडक्वार्टर भी आपको यही मिल जाएगा। फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, ये सब लिख लेना, कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको सिंगापुर में ही मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये लुंग साहब जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये कौन है? ये अहमद गोन कूलीबली। ये जो है ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया था। अभी आगे चल के क्वेश्चन आएगा एक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन ऐसे हैं जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं दिल्ली के? बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिए। वैसे भी आप अगर DSSB का पेपर देते हैं तो दिल्ली की अपॉइंटमेंट तो आपके लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैं दिल्ली आपको अलग से पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा किस दिन, कि दिल्ली से कौन कौन सी करंट की न्यूज है। एक दिन ऐसा करेंगे कि मतलब स्टेट वाइज पढ़ लेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ उठा लिया, किस दिन राजस्थान उठा लिया, है ना, ताकि आपको सारी की सारी चीजें रिकॉल हो जाए। लेकिन वो तब करेंगे जब आप करीब करीब 2-3 महीने का आपने करंट पढ़ लिया होगा, है ना, तब करेंगे, तो फिर मजा भी आएगी चीजों को रिकॉल करने में। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए सोची हुई हैं, बस आप लोग साथ दीजिएगा मेरा। ठीक है,
तो दिल्ली की बात हो रही है कि दिल्ली के जो नए चीफ इलेक्टोरल हैं वो कौन बनाए गए हैं, बताइए। सुनील अरोड़ा। नरेंद्र कुमार सर। कौन? सुनील अरोड़ा तो वो हैं चीफ इलेक्शन नरेंद्र कमिश्नर है, कुमार। पूरे भारत के हैं। ये बनाए गए हैं जी नरेंद्र कुमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। जी नरेंद्र कुमार बने हैं दिल्ली में। मतलब अगर कभी दिल्ली में चुनाव होने हैं तो सुनील अरोड़ा साहब खुद थोड़ी आएंगे देखने। तो दिल्ली में जो चुनाव अगर होने हैं तो वहां का जो चुनाव आयुक्त है वो देखेंगे। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है नरेंद्र कुमार। ये जी अभी जी नए नए बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपकी क्या नाम है, 13 जुलाई की अपॉइंटमेंट है। 13 जुलाई को अपॉइंटमेंट हुई थी। और अभी जो आप ये करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो 10 से लेके 14 जुलाई तक के करंट अफेयर है। ये सिर्फ 4 दिन के, ठीक है। और उसमें भी 2 पार्ट में आपके पास आएंगे। सिर्फ 35 क्वेश्चन आज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। चलिए अब मैं दिल्ली के बारे में आपको 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, रिकॉल कर लेते हैं 1-2 पॉइंट। चलिए मुझे बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल। बताने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। डेप्यूटी सीएम कौन है दिल्ली के? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। और ये वहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर भी यही है। अब मुझे ये बताइए, देश का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बना था? म्यूट कर लो। दिल्ली। प्लाज्मा बैंक जो है इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक न्यू बना। दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओखला में एक प्लांट लगाया था, याद है ना? किसने? आईओसीएल ने और एनटीपीसी ने मिलके। याद है? आईओसीएल प्लस किसने? एनटीपीसी ने। एनटीपीसी मिलके। और साथ में कौन था? साथ में जो साउथ दिल्ली का आपका नगर निगम है, साउथ जो एमसीडी है आपकी, वो है ना। तो ये सारे ने मिलकर क्या करा है? ओखला में एक प्लांट लगाया है। तो ये कौन सा प्लांट होगा? एनर्जी टू वेस्ट प्लांट, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट टू एनर्जी टू वेस्ट नहीं, सॉरी, वेस्ट टू एनर्जी, उल्टा बोल गया। एनर्जी से वेस्ट बनाएंगे तो हो चुका काम ही। हाँ, तो ये है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, यानी कि जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, उससे एनर्जी बनानी है। तो उसके लिए ये प्लांट लगाया जा रहा है दिल्ली के ओखला में। और आईओसीएल और एनटीपीसी मिलके लगा रहे हैं, जो आपका साउथ दिल्ली एमसीडी है उसके साथ मिलके, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, आईओसीएल के चेयरमैन अभी हमने आपको बताए थे। आईओसीएल के चेयरमैन कौन थे? माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद जी, याद कर लीजिए, ठीक है। श्रीकांत जो माधव वैद्य हैं, ये आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईओसीएल के हेड हैं ये, वैद्य। और आईओसीएल की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? कब बना था? 1959 में आईओसीएल बना था। और आईओसीएल का जो हेडक्वार्टर है वो तो दिल्ली में ही है। चलिए एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसके जो एमडीसी हैं वो कौन बने थे? गुरदीप सिंह, सरदार हैं ये, गुरदीप सिंह जी, ठीक है। तो याद रखिए। नेशनल है या न्यूक्लियर है सर? एनटीपीसी की नेशनल नहीं है, थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है भाई। अब आपने यार एकदम कंफ्यूजन में डाल दिया। 1 मिनट को मैं चेक कर लूं। वैसे जहां तक एनटीपीसी नेशनल ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में नेशनल ही है, न्यूक्लियर नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, एकदम से आपने बोला, मैं भी उसमें आ गया अरे सकते में कि न्यूक्लियर तो नहीं होता कहीं। चलिए एनटीपीसी कब बना था? एनटीपीसी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? ये भी बताया मैंने आपको। उस दिन याद करो जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कई सारे, तो उस दिन मैंने आपको बताया 1975 में बनी थी एनटीपीसी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखो। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम चेंज हो गया है, याद है? प्रगति मैदान का, हाँ, उसका नाम क्या हो गया अब? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वहीं पे सुप्रीम कोर्ट लगता है आपका, ठीक है। प्रगति मैदान में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उसका नया नाम हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक दिल्ली में क्रिकेट का ग्राउंड है, क्या नाम है उसका? कोटला। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है ना, इसका भी नाम चेंज हो गया है। और इसका नाम किसके नाम पे है? अरुण जेटली। अरुण जेटली। अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है इसका नाम, फिरोज शाह कोटला मैदान का। इसके अलावा शंका बज रहे हैं भाई। चलो, कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करे हैं दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के चलते। उन एप्लीकेशंस का नाम क्या क्या है एक बार वो समझ लेते हैं। देखो, एक तो चलाया था इन्होंने जिसका नाम था एक्सेस कोरोना। एक्सेस कोरोना ये दिल्ली सरकार का कोविड से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा ऑपरेशन चला था जिसका नाम है शील्ड, ऑपरेशन शील्ड चला था एक, है ना। ये भी दिल्ली सरकार ने आपकी चलाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है 5P प्लान, ठीक है। 5P प्लान ये भी दिल्ली सरकार ने चलाया है इसके चलते, कोविड के चलते। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डिटेल वगैरह तो आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा एप्लीकेशन का काम क्या था, वो तो नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछेगा कि ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया, तो दिल्ली ने चलाया, इस तरह से, ठीक है। और सबसे पहले एशियन गेम्स कहाँ खेले गए थे?
फर्स्ट एशियन गेम्स, सबसे पहले एशियन गेम्स भी 1952 में खेले गए थे दिल्ली के अंदर। दिल्ली। ठीक है, दिल्ली बनाई पूरी किसने है? पूरे दिल्ली का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो किसने डिजाइन करा है? एडविन लुटियंस ने। याद रखो, पूरी की पूरी दिल्ली एडविन लुटियंस ने बनाई है। जो ये आपकी संसद है, जो आपका प्रधानमंत्री भवन है, पीएमओ ऑफिस है, सब एडविन लुटियंस का बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था, दिल्ली में नदी कौन सी बहती है आपकी? यमुना। यमुना। तो यमुना के ऊपर एक ब्रिज बना है जिसको बोलते हैं भारत का सबसे पहला केबल एक्सटेंशन ब्रिज है। केबल वाले ब्रिज देखे होंगे आपने, हॉलीवुड की मूवी में दिखाते हैं कई बार। तो भारत का सबसे पहला केबल एक्सटेंशन ब्रिज ये भी यमुना पे बना है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है, और दूसरा इसकी जो शेप है ना वो नमस्ते के जैसी है, जैसे हम किसी से नमस्ते करते हैं ना, ऐसी शेप है इसकी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई आपसे पूछे कितना लंबा है तो 165 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कोविड को लेकर एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, वो भी कहाँ बना है? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड का मतलब कोरोना से रिलेटेड सबसे बड़ा हॉस्पिटल पूरे भारत में दिल्ली में बना, उसका नाम पूछा जाएगा आपसे, तो उसका नाम है सरदार पटेल, ठीक है, कोविड सेंटर। याद रखिए 10,000 लोगों की कैपेसिटी है एक बार में, 10,000 मतलब लोग जो हैं वो एक बार आ सकते हैं, पेशेंट्स। ठीक है, 10,000 याद रहेगा। और इसको जो है अनिल बैजल जो गवर्नर है आपके दिल्ली के, उन्होंने इसको क्या करा था? इनॉग्रेट करा था। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे दिल्ली के बारे में तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अब आपको पता लग गया, जी नरेंद्र कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। और क्या होगा, अच्छा ये बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही अजीबोगरीब इनकी डेथ हुई, आज तक नहीं पता कि कैसे इनकी डेथ हुई, और आज तक ये भी नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनकी डेथ कैसे हुई, है ना, ये सब चीजें नहीं पता आपको। तो ताशकंद नाम याद है आपको? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद जी, वहां पर ये गए थे, तो वहीं पे इनकी एक रहस्यमयी मौत हो गई थी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आपने देखी हो तो। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है वो कहाँ पर है दिल्ली में? नाम बताइए, क्या नाम है? विजय घाट। ठीक है, और राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी। ये सारी की सारी समाधियां आपको सब दिल्ली में मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चले। सर अभी जुलाई में सर जी अभी जुलाई में टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है ना, 1 साल का शायद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। जी हाँ, अटॉर्नी जनरल का 1 साल करा गया और सॉलिसिटर जनरल का 3 साल के लिए करा गया। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल सिर्फ दिल्ली के नहीं होते, पूरे भारत में एक अटॉर्नी जनरल चुना जाता है। ठीक है, याद रखें। और वो क्या करते हैं, वो एक तरह से फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री के, जो कि कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत सरकार का पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने। मोदी जी खुद थोड़ी आएंगे, तो मोदी जी के बिहाफ पे, यानी कि कैबिनेट के बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल का काम होता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी कोर्ट में जाके अपने आप को सरकार का पक्ष रखने के लिए। और इवन अटॉर्नी जनरल किसी भी कोर्ट में जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में भी अलाउ है, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं अटॉर्नी जनरल। ये भी चीजें ध्यान रखें, पॉलिटी में सब चीजें आप पढ़ोगे। चलिए, फ्लिपकार्ट का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने अभी एक एग्रीमेंट करा है, किस राज्य के साथ और कौन सी चीज में, कौन से क्षेत्र में? क्राफ्ट, हैंडलूम्स, जो आपका शिल्प और हथकरघा क्षेत्र होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य के साथ समझौता करा है? क्वेश्चन आपका ये है। कर्नाटक। जी हाँ, ये तुक्का मारा था? नहीं सर, देखा था। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, और इवन कर्नाटका से अगर आप बात करो तो कई सारे क्वेश्चन जो है कर्नाटका से बनते हैं, है ना। और अगर आप बताइए कर्नाटक के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा, जी हाँ, मैं एक बार रब कर देता हूँ फिर लिखता हूँ। देखो, कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। ठीक है, येदियुरप्पा, बड़े अजीब से नाम होते हैं इनके। गवर्नर कौन है यहाँ के? वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला, ठीक है, यहाँ के गवर्नर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगी भाई? बैंगलोर। बताइए आपको,
अच्छा, कर्नाटक में ना कई सारे इंपॉर्टेंट आपकी कंपनीज है, उनके हेडक्वार्टर भी आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इन्फोसिस नाम सुना है? इन्फोसिस का हेडक्वार्टर आपको बैंगलोर में मिलेगा। इसके अलावा विप्रो का नाम आपने सुना होगा, है ना? विप्रो का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके अलावा इसरो का आपने नाम सुना होगा, इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ मिलेगा। के सिवान इसके हेड हैं, है ना? तो ये सारे के सारे हेडक्वार्टर जो हैं 4-5 इंपॉर्टेंट वाले, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन ये आता है कि भारत का सबसे पहला सिटी कौन सा है जिसने अपना खुद का लोगो लॉन्च करा? कर्नाटक। नहीं, सिटी पूछ रहा हूँ ना, बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु भारत की पहली ऐसी सिटी है जिसने अपना खुद का लोगो लॉन्च करा है, बेंगलुरु का। ठीक है, याद रखो इसको। और इवन इतना ही नहीं, 2019 में जो आपकी ये मिनिस्ट्री है, चारडी मिनिस्ट्री, उसने एक डाटा निकाला था कि 2019 में डिजिटलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो उसमें सबसे टॉप पे कौन था? तो वो भी आपका कर्नाटक, मतलब बेंगलुरु था। सिटी पूछी गई है तो बेंगलुरु, क्योंकि आपको पता होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। नाम सुना है? जैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, क्यों? क्योंकि वहां पे लगभग जो कंपनीज हैं उसके हेडक्वार्टर वहीं पे है। एप्पल उठा लो, माइक्रोसॉफ्ट उठा लो, गूगल उठा लो, सबके आपके हेडक्वार्टर आपको सिलिकॉन वैली में मिलेंगे, अमेरिका में, यूएसए में। तो ऐसे ही लगभग जो हेडक्वार्टर है वो आपके बेंगलुरु में है, तो इसीलिए बेंगलुरु को क्या बोल देते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, एक एप्लीकेशन था जिसका नाम था कोरोना कवच। ठीक है, कोरोना कवच कह रहे हैं, कोरोना वॉच, सॉरी, कोरोना कवच नहीं, कोरोना वॉच। कोरोना वॉच जो है वो किसने लॉन्च करा? कर्नाटका ने लॉन्च करा था। ठीक है, कोरोना वॉच करके। और इसके अलावा एक है मास्क डे, ये सबसे पहली बार शुरू हुआ कोविड के चलते कि मास्क डे मनाया जाएगा। ठीक है, भारत में। तो मास्क डे कब से मनाया जाएगा? 18 जून से अब हर साल मास्क डे मनाया जाएगा, याद रखो, जो मास्क आप पहनते हो। और ये सबसे पहले मास्क डे किसने मनाया? कर्नाटक ने मनाया। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बनेंगे, पक्की बात है, क्योंकि ये चीज होती है कि जो सबसे पहली बार कोई चीज हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। ठीक है, इवन इतना ही नहीं, कोविड के चलते नमस्ते ओवर हैंड शेक, ये भी एक मतलब आप मान के चलिए एक स्कीम है, या कह लीजिए एक कार्यक्रम, कह लीजिए, बेहतर है, प्रोग्राम कहो आप इसको, नमस्ते ओवर हैंडशेक। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप हैंडशेक करोगे कोविड के पेशेंट से, या फिर कोविड के दौरान अगर आप हैंडशेक करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या है, एक तरह से खतरनाक हो सकता है, इंजूरियस हो सकता है। लेकिन अब अगर आपको हैंडशेक करनी है तो हैंडशेक मत करो, बल्कि हैंडशेक के ऊपर अब क्या करो? नमस्ते करो। तो इसलिए प्रोग्राम का नाम हो गया नमस्ते ओवर हैंडशेक। क्या हैंडशेक नहीं करेंगे आपसे, नमस्ते करेंगे दूर से, कि इज्जत भी हो गई और भैया कोई बीमारी भी नहीं आई। ठीक है, एक योजना है, उसका नाम है आप मित्र योजना। तो आप मित्र जो कर्नाटक में शुरू हुई है सर? नहीं, ये सारे के सारे जो हैं ये वहां पर, हाँ कर्नाटक, मतलब सॉरी कर्नाटक ही, मुझे लगा बेंगलोर कह रहे, कर्नाटक में शुरू हुआ, बिल्कुल पूरे कर्नाटक में शुरू हुआ। ठीक है, जब कोई एप्लीकेशन अगर लॉन्च होता है तो पूरे स्टेट के लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं होता। ठीक है, आप मित्र योजना ये भी कर्नाटक सरकार ने शुरू करी कि वहां की जो पब्लिक है उनको कहीं ना कहीं राशन वगैरह अच्छे से मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, और प्लस उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए आप मित्र योजना है ना। इसके अलावा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो पिछले वीक का है, पिछले सप्ताह का, मैं आपको बताता हूँ कि कर्नाटक, क्योंकि आपको पता है कि कोस्टल एरिया में पड़ जाता है ना, कर्नाटक बताइए ईस्टर्न घाट का हिस्सा है कि वेस्टर्न घाट का? आपको पढ़ा है माउंटेन्स ऑफ इंडिया, कर्नाटक कहाँ मिलेगा आपको, ईस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट। हाँ, तो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो अब जब वेस्टर्न घाट का हिस्सा है तो आप जानते हैं कि भाई बाढ़ आएगी, है ना, फ्लड आएगी। तो फ्लड से रोकथाम के लिए, फ्लड से बचने के लिए पता है एक एप्लीकेशन लॉन्च करा कर्नाटका ने, उसका नाम पूछेगा आपसे, तो उसका नाम है मेघ संदेश। ठीक है, मेघ का संदेश आ गया। तो ये फ्लड को रोकने के लिए, या फिर फ्लड आने वाली है, रोक तो नहीं पाओगे, बट फ्लड आ गई है या आने वाली है तो कम से कम इससे आप पहले ही प्री प्लानिंग तो कर सकते हैं ना। तो फ्लड की जानकारी के लिए, बाढ़ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मेघ संदेश नाम का एप्लीकेशन लॉन्च करा इन्होंने। इस ऐप को अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हो तो आप वहां पे जो भी सी में जो भी लहरों की गतिविधियां हैं वो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सट्रीम कंडीशंस आने वाली है। तो मेघ संदेश एप्लीकेशन याद रहेगा।
इसके अलावा अगर बात करें तो 5वीं कक्षा तक यानी कि 5th क्लास तक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 5th क्लास तक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको बैन करने की बात बोली। मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो नहीं होगी, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन। तो उसको किसने बैन करा? कर्नाटका ने। कर्नाटका पहला राज्य बना जो ये चाहता है कि 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन नहीं पढ़ाना है, ठीक है। और कर्नाटका के बाद किसने बैन कर दिया था? आपके एमपी ने, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। अब कर्नाटका से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो शायद आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीजें तो हम पढ़ ही रहे हैं सारी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, बता सकते हैं? इस समय भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? रेलवे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। गोरखपुर। और ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है आपका? यूपी। पहले तो ये ध्यान रखो, गोरखपुर पड़ता है यूपी में। ये बन चुका है, मतलब ये इस समय कॉमर्शियली यूज्ड है, ठीक है। बहुत बड़ा है। और ये कितने मीटर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1366। कितने मीटर लंबा है? 1366 मीटर लंबा, लगभग 1 किलोमीटर और 366 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इतना बड़ा, वो भी गोरखपुर का, ठीक है, अभी तक का। लेकिन अब गोरखपुर से भी लंबा एक बन रहा है लंबाई में। तो वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है हुबली में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। और हुबली कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। कर्नाटका में। तो अब आपको ये अगर क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इस समय कहाँ पर है, तो आप अपना आंसर करेंगे गोरखपुर में है। लेकिन कौन सा है जो बन रहा है? तो वो है आपका हुबली। कितने मीटर? 1400 मीटर। याद रहेगा? सर ये हुबली है या हुगली है? हुबली। हुगली नहीं है। हुगली तो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये आप कर्नाटक पढ़ रहे हो ना, कर्नाटक हुबली। हुबली नदी बहती है कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पे है बैंगलोर, तो हुबली नदी के किनारे है। हुगली, वो HUGLI, वो आपका वेस्ट बंगाल है। कोलकाता आपसे पूछे कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी, वहां पे G है, यहाँ पे B है। ये खड़गपुर वाला ये ना, गोरखपुर वाला? खड़गपुर वाला नहीं, खड़गपुर तो बहुत पुराना था। खड़गपुर के बाद गोरखपुर बना है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी हुबली हुबली आ गया। हुबली हो गया। हाँ, गोरखपुर को तो बने हुए काफी टाइम हो गया ना, ठीक है। हाँ, खड़गपुर सबसे, गोरखपुर के पहले भी खड़गपुर था, ठीक है ना। खड़गपुर कहाँ पड़ता है बताइए? कौन से राज्य में है खड़गपुर? खड़गपुर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए, एक वेस्ट बंगाल एक संस्था होती है, उसका नाम है क्रिसिल। तो क्रिसिल ने ना अभी एक रैंकिंग दी थी, ठीक है। क्रिसिल का पूरा फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन क्रिसिल ने क्या करा, एक रैंकिंग दी थी। और उस रैंकिंग में कर्नाटका को नंबर 1 पे रखा गया था। पता है किस मामले में? कर्नाटक नंबर 1 था। किस मामले में? एनर्जी जनरेशन के मामले में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिसिल की रैंकिंग में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो एनर्जी जनरेशन में टॉप पर है 2020 में, तो वो है आपका कर्नाटक। रीन्यूएबल जो एनर्जी होती है ना, उसके प्रोडक्शन में कर्नाटक टॉप पे है, ठीक। और अभी आपने पढ़ लिया कि फ्लिपकार्ट ने भी कर्नाटक से क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया क्राफ्ट और हैंडलूम्स के लिए, ओके। और अच्छा, ये पूछा जाए फ्लिपकार्ट के MD CEO कौन है? फ्लिपकार्ट के MD कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट आप यूज करते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट नाम, कल्याण कृष्ण मूर्ति। नाम सुना है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो ये MD हैं फ्लिपकार्ट के, MD CEO, ठीक है। और एक होते हैं COO। COO का मतलब क्या होता है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो COO जो है वो है श्रीराम, ठीक है। श्रीराम वेंकटेश्वरा, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। वेंकटेश्वरा, याद रखो। CEO का मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO। और MD CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, फ्लिपकार्ट, ठीक है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है फ्लिपकार्ट का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी डेवलपमेंट मार्केट जो प्लेस अवार्ड है वो दिया है, ठीक है। डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड ये सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वहां पे कई सारी जो महिलाएं हैं उनका उद्धार करा गया है उस देश के अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आंसर इंडिया तो नहीं है, थाईलैंड आपको बताने की क्या है? नहीं, थाईलैंड भी नहीं है, कंबोडिया, ठीक है। याद रखिए कंबोडिया। तो कंबोडिया में
वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, वर्ल्ड बैंक ने कंबोडिया को डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड से सम्मानित करा है 2020। और इसका रीजन क्या है कि वहाँ की महिलाएं और बच्चे जो हैं उनकी स्थिति को और ज्यादा सुधारने के लिए एनजीओ जो है वहाँ के कई सारे काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए ये अवार्ड गया है कंबोडिया के पास। ठीक है, और कंबोडिया की कैपिटल कोई पूछे तो क्या है, चलो मैं उससे लिख देता हूँ, डिजिटली लिख देता हूँ, नॉम ने है, THNOM, नॉम ने है, सॉरी ये देखो ये है कैपिटल, तो नॉम ने पढ़ते हैं इसको, T यहाँ पे साइलेंट होता है। नॉम ने जो है ये कैपिटल है कहाँ की, कंबोडिया की। और कंबोडिया में चलता क्या, करेंसी क्या है, रियाल चलता है, RIAL, कंबोडियन रियाल यहाँ की करेंसी है। और कंबोडिया के प्रेसिडेंट पूछा जाए तो अभी कुछ समय पहले ही इलेक्ट हुए थे, कुछ साल पहले, तो हुन सेन, याद रखें, हुन सेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो इतनी कुछ चीजें आपको याद रखनी है कंबोडिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार समझ में आ रहा है, 11 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। यस सर। यस सर। 11 नहीं, पता नहीं कितने कर लिए, 11 तो नाम के हैं। सर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है, जिसने 22 अपाचे, 15 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारत को दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के साथ इस समय काफी जो है तनातनी चल रही है एक तरह से, है ना। तो अब ये चल रही है, तो इंडिया ने क्या करा है कि इस एरोस्पेस कंपनी से 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ले लिए हैं और जाके खड़े कर दिए लद्दाख में। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सी कंपनी से लिए हैं। बताइए। थर्ड से नहीं, यूएसए की कंपनी है, नाम है इसका बोइंग। बोइंग। ठीक है, तो बोइंग से लिए हैं। बोइंग हेलीकॉप्टर भी एक है ना, तो ये बोइंग याद रखेंगे, तो ये यूएसए की कंपनी है बोइंग। बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो याद रखो 22 अपाचे और 15 चिनूक। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। चलिए अगला, इंडिया की रैंकिंग आई है कैंसर को लेके, और ये रैंकिंग जारी करी गई है, किसने जारी करी है वो भी बताइए, और क्या रैंकिंग है इंडिया की कैंसर में वो बताइए। पहले तो बताइए जारी कौन करता है आपको। मैं स्टैटिक जीके में मैंने एक डाला हुआ है पोर्शन, जिसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि कौन सी रैंकिंग जो है इंडिया में आती है, कौन देता है ना, सब पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। बस यही है कि पढ़ाने के लिए मैटर बहुत है, लेकिन टाइम नहीं, समस्या वहीं आ जाती है। देखिए, पहली बात तो इसका आंसर है 8। ठीक है, तो जो कैंसर है उसमें सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 8वां है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। पहले नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है, याद रखो, CANBERRA, कैनबरा। चलो खैर, राजधानी छोड़ो, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरे नंबर पे कौन है, अगर कोई आपसे पूछे तो साउथ कोरिया है। ठीक है, जहाँ पे कैंसर के पेशेंट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, तो तीसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मलेशिया। ठीक है, ये आपके टॉप 3 आ गए। ठीक है, और इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है इसमें 8वां। तो बस आप 3 याद कर लो, 3 भी क्या, बस आप पहला याद कर लो, बहुत है। इंडिया की रैंक जो है ये कैंसर सूचकांक में, कैंसर प्रिपरेशन इंडेक्स में वो 8वें नंबर पे है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा कंट्री है जहां पे अगर कैंसर हुआ किसी को तो बहुत अच्छे से इलाज कर सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ कोरिया कर सकता है, फिर उसके बाद मलेशिया कर सकता है, और इंडिया के पास 8वें नंबर पे रखा गया है। मतलब अभी भी इंडिया को कुछ और ग्रोथ करने की जरूरत है, कैंसर पेशेंट्स का अगर इलाज उसको करना है तो। आगे समझ में? यस सर। यस अभी क्वेश्चन आता है कि हम वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं। याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ओके, एक बार जरा चेक करो इसकी थीम क्या थी। कैंसर डे की थीम भी इंपॉर्टेंट होगी, पक्की बात है, मुझे थीम नहीं याद है। थीम एक बार देख लेना इसकी थीम क्या है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होता है ना, ये दिमाग में कई बार रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं। तो इसकी थीम देख लो कि वर्ल्ड कैंसर डे की 2020 की थीम क्या है। 4 फरवरी को मनाते हैं। सर और I am and I will। हाँ, I am and I will, यस यस यस।
आई एम एंड आई विल, मतलब मुझे कैंसर है और मैं कैंसर से निजात पाऊंगा। ठीक है, आई एम एंड आई विल, मैं अभी कैंसर से लड़ रहा हूँ और मैं आगे भी जीत जाऊंगा। तो आई एम आई विल ये इसकी थीम थी 2020 के, याद रखिए। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे जो कैंसर है वो तो आपको पता लग गया 4 फरवरी को, लेकिन अगर हम बात करें एक मिलता जुलता और होता है नेशनल कैंसर डे, वो कब मनाते हो आप? मतलब जो सिर्फ इंडिया में मनाया जाएगा। तो कई ऐसे फेस्टिवल होते हैं या कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हैं, डेज हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पे तो हम कभी और मनाते हैं और नेशनल लेवल पे कभी और मनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 14 नवंबर को क्या मनाते हो? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे मनाते हो। सभी लोग यही बोलेंगे चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, लेकिन याद रखिए कभी भी आपको आंसर चिल्ड्रन डे नहीं मिलेगा 14 नवंबर को। 14 नवंबर को आप मनाते हैं नेशनल डायबिटीज डे या फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ये भूल जाइए, बच्चों वाली चीजें होती हैं कि हाँ चाचा नेहरू का जन्मदिन था तो वो मनाते हैं बाल दिवस। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एग्जाम पूछेगा कि इंटरनेशनल डायबिटीज डे कब होता है, तो भी आप आंसर करोगे 14 नवंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को किसकी जयंती? गांधी बर्थडे। लाल बहादुर बोलेंगे, शास्त्री। लेकिन जो दूसरे हैं उनको सब लोग भूल जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी की भी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को होती है। तो कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो नेशनल कैंसर डे कब मनाते हैं हम लोग? 7 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, 4 फरवरी को तो वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे 7 नवंबर को। और इसी से मिलता जुलता एक और होता है, उसको कहते हैं बच्चों में कैंसर। इंटरनेशनल, ये पूरा लिख लेना, ठीक है, इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे, बच्चों में चाइल्ड कैंसर डे, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे है। तो ये कब मनाते हो? ये मनाते हो 15 फरवरी को। तो ये 3 कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे 15 फरवरी, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर डे, और आई एम आई विल इसकी थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे की। और कौन सी संस्था निकालती है? तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये निकालती है इस डाटा को। ठीक है, याद रखिए। ओके, कर लेंगे। हेडक्वार्टर इसका यूके में, यूनाइटेड किंगडम। बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. Which country's army has won the UNIFIL award for 2020? ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूं आपको। यूनिफिल अवार्ड जो है 2020 का, ये किसको मिला है? ये क्वेश्चन आपको कराया गया पिछली बार। अगर आपको फुल फॉर्म क्या है इसका यूनिफिल का? यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये इसका फुल फॉर्म है। और आंसर है इसका लेबनान। लेबनान का मतलब लेबनान में फोर्स थी, और आंसर इसका इंडिया है। भारत की जो फोर्स थी वो यहाँ लगी हुई थी। ठीक है, याद रखो, आंसर है भारत। और भारत की फोर्स कहाँ लगी थी? लेबनान में लगी थी। ठीक है, लेबनान, जहाँ की कैपिटल क्या है लेबनान की? बेरूत। ठीक है, BERUT, बेरूत यहाँ की कैपिटल है लेबनान की। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफिल का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड, पूरा लिख लीजिए, यूनाइटेड, ठीक है, नेशंस इंटरिम, INTERIM, इंटरिम, ठीक है, इंटरिम फोर्स इन लेबनान, फोर्स इन लेबनान, ये इसका फुल फॉर्म है। और भारत की जो है फोर्स ये यहाँ पे लगी हुई है और उन्होंने लेबनान में बहुत अच्छा काम करा है, इसीलिए यूनिफिल अवार्ड 2020 का मिला है। ठीक है, भारत को, क्योंकि भारत की यहाँ पे लगी हुई थी फोर्स। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। Who has become the first black female pilot to join the US Navy? यानी कि अमेरिका की नेवी को ज्वाइन करने वाली पहली जो अफ्रीकी मूल की हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। अफ्रीकी अमरीकी, ब्लैक है ना, जैसे नेल्सन मंडेला पहले अफ्रीकी अमरीकी राष्ट्रपति थे, अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे ये पूछा वो सॉरी क्या नाम उनका? नेल्सन मंडेला नहीं, अरे वो जिनको मार, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे पहले अफ्रीकी अमरीकी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब्राहम लिंकन, जिनकी डेथ हो गई थी, असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, बहुत सारे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, करीब 5-6 जिनको मार दिया गया, जैसे जॉन एफ कैनेडी, उनको मार दिया गया, अब्राहम लिंकन को मार दिया गया, है ना। बहुत सारे राष्ट्रपति अमेरिका के तो ऐसे ही मार दिए गए, असैसिनेशन हो गया उनका। आंसर पहला है मैडेलिन स्वीगल। तो मैडेलिन स्वीगल बनी है अमेरिका की पहली अफ्रीकी अमरीकी मूल की पहली कौन? फीमेल पायलट। ठीक है, याद रखो, वो भी ब्लैक फीमेल पायलट। ब्लैक सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफ्रीकी मूल की है। ठीक है, बायबोर्न तो वहीं की है, अमेरिका की है।
सॉरी मतलब इनका जो ब्रॉटअप है वो अमेरिका का ही है, बॉर्न बस वहीं पे हुई है अफ्रीका में। चलिए, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये कौन है, सराय खुमालो, इनके बारे में बताइए, सराय खुमालो के बारे में। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि अफ्रीकी अमरीकी जो कि माउंटेन पे जिसने फतेह करी है, माउंट एवरेस्ट पे, तो ये अफ्रीकी अमरीकी हैं, याद रखें, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन, पहली महिला अफ्रीकन अमेरिकन मूल की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, तो याद रखें। तो सराय खुमालो, पहली अश्वेत अमरीकी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा है, तो वो है सराय खुमालो। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जानते ना कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल काठमांडू। सर नेपाल। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ती है, और क्योंकि तिब्बत को चाइना अपना मानता है, तो चाइना कहता है कि माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ है ना, एक तरह से वो चीज है यार, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, ये कैथी सुलेमान कौन है? अर्थ के डीप पॉइंट तक पहुंचने वाली सबसे पहली महिला, अर्थ के डीप पॉइंट तक पहुंचने वाली सबसे पहली महिला, तो वो है कैथी सुलेवान। और ऐसे ही एक आ गई आपके सामने, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये कौन है? तो ये नासा की पहली फीमेल इंजीनियर है, जो कि अफ्रीकी अमरीकी थी। सब अफ्रीकी अमरीकी हैं, याद रखो। नासा की पहली फीमेल इंजीनियर, ठीक है, जो कि अफ्रीकी अमरीकी थी। इवन नासा का जो हेडक्वार्टर है, पता है आपको कहाँ पर है? नासा का फुल फॉर्म, नासा का फुल फॉर्म इसरो का बताओ, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का, नेशनल एरोस्टेट, सर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, एजेंसी। जी हाँ, नासा, याद रखो, नासा तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो नासा की सबसे पहली फीमेल इंजीनियर बनी है अफ्रीकी अमरीकी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इवन नासा का हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे तो वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा, और वॉशिंगटन डीसी में नासा के हेडक्वार्टर का नाम भी नासा चेंज करके इनके नाम पे रखने वाला है, जो कि आगे चल के हो जाएगा जैक्सन, जैक्सन, ठीक है, याद रखिए, मैरी जैक्सन के नाम पे नासा का हेडक्वार्टर का नाम चेंज होगा। तो इम्पोर्टेंट है भैया नाम ये। सर एजेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ हाँ, जी, ऐसा हाँ जी, एजेंसी बोला आपने। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो अगला करो। Instagram is launching a feature in India by the name of TikTok. TikTok बैन हो गया, रील्स। बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अब TikTok के जैसा एक और 15-20 जो सेकंड्स की जो वीडियो वाला एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो रहा है, नाम बताइए। रील्स। रील्स। Reels। याद रखो, जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि टिकटॉक बैन हुआ है तो लोग पागल हो गए हैं, और उसकी जगह अब क्या मिल गया उनको ऑप्शन, रील्स, ठीक है। इंस्टाग्राम ने करा। अच्छा, फेसबुक ने भी एक करा था, पता है आपको? फेसबुक ने भी एक लॉन्च करा था, उसका नाम क्या था? लासो, LASSO। फेसबुक ने जो लॉन्च करा था ये टिकटॉक जैसा एक एप्लीकेशन, और लासो था, लेकिन इसको फिर वापस ले लिया बिकॉज इसमें टेक्निकल एरर बहुत थी, टेक्निकल बग थे इसमें, बग, जब एरर आ जाती है सिस्टम में तो उसको बग कहते हैं, तो टेक्निकल बग्स होने की वजह से लासो को वापस ले लिया गया, ठीक है। और रील्स किसका है? इंस्टाग्राम का है, याद रहेगा। इंस्टाग्राम बनाया किसने? तो केविन शिरोन करके थे, उन्होंने बनाया था, और माइक क्रीगर करके, ये दो बंदे जिन्होंने इंस्टाग्राम बनाया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। और भारत का सबसे पहला, अगर कोई आपसे पूछे कि ई एप्लीकेशन, तो वो है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जो ई एप्लीकेशन है सोशल मीडिया वाला, भारत का पहला सोशल मीडिया का एप्लीकेशन कौन है? एलिमेंट्स, जिसको वेंकैया नायडू आपके उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने लॉन्च करा था। ये आपको पिछले वाले स्लाइड में कराया था मैंने। एलिमेंट्स, ELEMENTS, जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट होते हैं ना, ऐसे ही है। यस सर। तो भारत का सबसे पहला सोशल मीडिया ई एप्लीकेशन एलिमेंट्स। तो ये कुछ चीजें आपको याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कि इंडियन नेवी चला रही थी और अब वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया वो ऑपरेशन, बताइए। इंपॉर्टेंट है। पहला सर डी। समुद्र सेतु, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि भारत की जो नेवी है, इंडियन नेवी जो है, जिसके एडमिरल कौन है इस समय, हेड कौन है? करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। कौन से नंबर के हैं बताइए? एडमिरल करमबीर सिंह कौन से नंबर के हैं?
24वें नंबर के हैं। आपको तीनों के हेड याद होने चाहिए। एयरफोर्स के हेड कौन है, आर्मी के हेड कौन है और नेवी के हेड कौन है। तो नेवी के हेड है इस समय करमबीर सिंह 24वें नंबर पे। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवी ने एक ना ऑपरेशन चलाया हुआ था और वो ऑपरेशन अब पूरा हो गया। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, समुद्र सेतु। समुद्र सेतु में क्या है कि भारत के जितने भी सैनिक ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि कोविड चल रहा है, तो कोविड के चलते इन सभी सैनिकों को वापस लाने का काम करा था इंडियन नेवी ने, ठीक है। और इंडियन नेवी के दो बहुत ही ज्यादा बहादुर जहाज, ठीक है, बहादुर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मिसाइल सब लगी हुई है इसके अंदर, तो दो जहाज जो है वो गए थे, ठीक है। एक का नाम था INS जलाशय। सर ये इंग्लिश में समुद्र सेतु ही है। हाँ इंग्लिश में भी यही है, जलाश्व, ठीक है, जलाश्व। तो पहला है INS जलाश्व। एक जहाज का नाम है INS जलाश्व जो गया, जैसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, INS कवात्री, INS विक्रमादित्य, INS अर्जुन, ऐसे करके बहुत सारे नाम है। तो ये है INS जलाश्व। और इसके साथ साथ गया था INS मगर। मगरमच्छ होता है तो मगर। अगर कोई आपसे जहाज के नाम पूछ रहे तो दो जहाज गए थे समुद्र सेतु के अंदर, नाम भी इंग्लिश में यही रहेगा, ठीक है, मगर और जलाश्व। तो ये दोनों जहाज के नाम है जो कि समुद्र सेतु। अच्छा ये बताओ, ये ऑपरेशन शील्ड कहाँ पढ़ा आपने, अभी पढ़ाया था? दिल्ली ने ऐप लॉन्च करा, लॉन्च किया था, अनिल बैजल जी ने लॉन्च करा। ये संजीवनी ऑपरेशन किसके लिए लगाया गया था, किसके लिए चलाया हमने संजीवनी? ये भी इंडियन नेवी का ऑपरेशन है, सॉरी इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन है। ये हमने चलाया था मालदीव्स में, जब मालदीव्स में तूफान वगैरह आ गया था, तो मालदीव्स में लोगों को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने संजीवनी ऑपरेशन चलाया था। और वनीला कहाँ चलाया गया था? मेडागास्कर में एक तूफान आया था जिसका नाम था डाइनी, ठीक है, डाइनी तूफान आया था मेडागास्कर में। मेडागास्कर एक कंट्री है, तो मेडागास्कर में भी इंडियन नेवी ने चलाया था। हाँ जी, प्लेस कौन सा बोले साहब? डाइनी तूफान जो बोले सर, कौन सा प्लेस में? मेडागास्कर। मेडागास्कर एक कंट्री है, ठीक है, मिडिल ईस्ट की कंट्री पड़ती है, कोस्टल एरिया के पास है। डाइनी, वहां पे डाइनी तूफान आया था, तो उसके लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन वनीला। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, सुनो। समुद्र सेतु इंडियन नेवी का वो ऑपरेशन है जिसमें इंडियन सोल्जर्स को, दोनों सुनो ध्यान से, सोल्जर्स की बात हो रही है, लोगों को नहीं लाया था, वो पब्लिक को नहीं लाया था, सोल्जर्स को लाया था। तो सोल्जर्स को लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू करा गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि टोटल 3992, अगर आपको डिटेल ज्यादा चाहिए तो मैं दे देता हूँ, 3992 इंडियन सैनिक वापस आ गए, ठीक है। और दो जहाज में बैठ के आए, एक का नाम है INS जलाश्व और एक का नाम है INS मगर, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब ऑपरेशन शील्ड दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया कोविड के चलते। मालदीव्स में तूफान आया था, तो उसके चलते इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था संजीवनी रेस्क्यू ऑपरेशन। और ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन है इंडियन नेवी का, जो कि मेडागास्कर में एक तूफान आया था डाइनी नाम से, तो उसके लिए चलाया था ऑपरेशन वनीला। अब क्लियर हो गया सब कुछ? यहाँ से आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए यार, बड़ी मेहनत लग रही है चिल्लाने में। पता है मेरी 2 घंटे लगातार क्लासेस से पहले लगभग मैंने 1.5 घंटा उनको पढ़ाया 9th के बच्चों को। चलो, कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है, मतलब बंदा है, सॉरी, कौन सा ऐसा इंडियन मूल का व्यक्ति है जिसने क्या करा है, पेड़ से जंप लगाने के बाद एक गिनीज रिकॉर्ड बना लिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि 30 सेकंड में पेड़ से कूदकर 101 बार जंपिंग करी इसने। 30 सेकंड में 101 जंपिंग, मतलब उतरा चढ़ा, ये 101 बार करा इसने। इसका नाम पूछा गया है, तो याद रखिए कहाँ के हैं, सोहम मुखर्जी हैं ये, दुबई के। तो दुबई के हैं सोहम मुखर्जी, ठीक है, भारतीय मूल के हैं, दुबई में रहते हैं। और ये सोहम मुखर्जी, इन्होंने क्या करा, 30 सेकंड में 101 बार छलांग लगाई है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो यार इंपॉर्टेंट है, इसलिए। ओके ना? यस सर, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। जस्ट अ मिनट, अगला देखो। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसने अभी एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है मोदी योजना? और कृपया करके मोदी को देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी से इसको कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। मोदी अलग है, ये अलग है। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव पूरा नाम है इसका, मोदी का। मैं लिख रहा हूं, मिशन, MISSION, मिशन, ठीक है, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक से मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है ना?
तो मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, आगे इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये है आपका। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ समय पहले ही 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया, और बाइफरकेशन के बाद 2 नए यूनियन टेरिटरीज बने थे, ठीक है। तो उस समय हो गए थे कितने यूनियन टेरिटरीज? 9, लेकिन एक और मिला दिया गया, तो अब वापस से कितने हो गए? 8, क्योंकि दमन दीव वगैरह सब अब क्या है, मिला दिए गए, है ना। अंडमान और दमन दीव को मिक्स कर दिया। दमन दीव नाम की कोई भी चीज नहीं है, अब अंडमान ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो वापस से 8 हो गई है। तो हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि लद्दाख अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जहाँ पे ये ज्यादा बवाल वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, है ना। आपको पता ही है, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके, तो ऐसे लद्दाख के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, बताइए, क्योंकि पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। माथुर साहब हैं, याद रखिए, आर.के. माथुर, ठीक है। तो आर.के. माथुर पहले बने हैं बेटा, ठीक है। आर.के. माथुर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, कहाँ के? लद्दाख यूनियन टेरिटरी के, ठीक है, याद रखो। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि ये क्या चाहते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में ये लद्दाख को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कृषि हो। और भारत का पहला ऐसा राज्य जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई थी वो है सिक्किम। ऑर्गेनिक, पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करने वाला, कल्टीवेशन करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम था। मतलब किसी भी तरह के केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता वहां पे खेती करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, आप देखो, हम लोग केमिकल वाली सब्जियां खाते हैं बड़े मजे से, शौक से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे। और इवन लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अगर आपको याद हो तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुना आपने? यस सर। ऑपरेशन मेघदूत चला गया था 13 अप्रैल को, अगर आपको याद हो Yes, तो 1994 में, है ना। हाँ सर। तो वहां पे क्या था कि पाकिस्तान ने वो हथिया लिया था हमसे, है ना, सियाचिन ग्लेशियर हमारा। तो उस टाइम पे वहां पर क्या होता है कि वो इसलिए बोलते हैं उसको कि सबसे टॉप पे है, इसलिए क्या है, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। हाँ, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हमारे सैनिक जो है वहां पे मतलब प्रॉपर उनको खाना पीना मिल सके, तो ग्रीन हाउस जो कल्टीवेशन है वो भी लद्दाख शुरू करेगा इसी प्रोजेक्ट के तहत। तो कुछ ज्यादा डिटेल्स हो जाएंगी, इतना मत अंदर चाहिए। बट मोदी गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे शुरू हुई योजना? लद्दाख में। लद्दाख। याद रहेगा। यस आगे बढ़े। सर यस सर। जी जी जी, ओके। सर दमन दीव और दादर और नागर हवेली मिले हैं या अंडमान मिला है? दमन दीव और दादरा और नगर हवेली। अंडमान का कोई लिंक नहीं हुआ है नहीं, ना? अंडमान से कोई लिंक, अरे अंडमान तो इधर आ गया। अंडमान बोल गया क्या मैं? यस सर। अरे अंडमान तो कोई लिंक ही नहीं। अंडमान कहाँ, नीचे, और दमन दीव और दादरा वहां पर है, तो वो दोनों मिले, ठीक है। तभी तो बोला। हाँ जी, हाँ जी, जी। अंडमान नहीं, अरे वो फ्लो में किसी ने या तो अंडमान बोला था मेरे ख्याल, तो मेरे मुंह से भी अंडमान निकल गया। हाँ यस सर, बोला था। हाँ, वही है। किसने बोला था? कौन गंदा बच्चा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ऐसा है, हाउ लॉन्ग द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाज पोस्टपोन्ड? यानी कि जो एशिया कप होने वाला था क्रिकेट का, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और कब तक कर दिया गया ये आपको बताना है। 21 सर 2021। ये तो 21 2020 में होता। देखो पता क्या है, ये 2020 में होना था पाकिस्तान में, ठीक है, ये पाकिस्तान है, वहां पे होना था, है ना। लेकिन अब ये, और होना कब था? सितंबर के महीने में होना था। लेकिन अब आपको पता है कोविड वगैरह, और इतना गरीब देश है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ही ये लोग कराएंगे, अपना पहले एडमिनिस्ट्रेशन ही अच्छे से चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो 2020 में पाकिस्तान में सितंबर में होना था ये, ठीक है, और ये अब इसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो अब ये पाकिस्तान में ना होके कहाँ पर होगा? अब आपसे अगला नेक्स्ट वेन्यू पूछ लिया जाए, मान के चलो, तो अब ये होगा अगले साल श्रीलंका में। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगले साल ही श्रीलंका में होगा। और कब होगा? तो ये होगा जुलाई के महीने, सॉरी जून के महीने, ठीक है, जून में होगा 2021 में, ठीक है, याद रहेगा। श्रीलंका में होगा जून के महीने में, 2021 में होगा, और होना था पाकिस्तान में सितंबर में, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि कोविड के चलते नहीं हैंडल कर पा रहा, तो अभी श्रीलंका में ट्रांसफर कर दिया गया, 1 साल के लिए पोस्टपोन। आगे बढ़े। क्या लिखा सर आपने? क्या लिखा मैं बताता हूँ। श्रीलंका में 2021 में होगा मैम, जून में होगा। जून में ना? हाँ, चलो एक बात यहाँ से आपको और अच्छे से याद कराता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने आईसीसी के बारे में सुना होगा? क्या होता है आईसीसी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
दुबई में। दुबई में है। जी हाँ, याद रखो दुबई में है आईसीसी का हेडक्वार्टर, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने देश भी क्रिकेट खेलते हैं तो सब कुछ कौन देखता है? आईसीसी देखता है ना। और हमारे यहाँ कौन देखता है? बीसीसीआई देखता है। ठीक है, बीसीसीआई। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी का मेल क्रिकेट टूर्नामेंट होना है, मेल क्रिकेट टूर्नामेंट। अब आप ये बताइए कहाँ पर? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, भैया कौन इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा है? हाँ, आईसीसी का मेल टूर्नामेंट कहाँ पर होगा? 2023 में होगा, याद रखो, अपने भारत देश में होगा। ठीक है, 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है ना, जिसको आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहते हो, और कुछ भी नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, 2023 में इंडिया में होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो ये होगा 2021 में, अगले साल होगा न्यूजीलैंड में, याद रखो। ठीक है, 2021 में होगा न्यूजीलैंड में जो फीमेल वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का। क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट फीमेल्स भी खेलती हैं। स्मृति मंदाना का नाम सुना आपने? यस सर। चलो आगे रब करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2021 हो जाएगा। ठीक है, 2021 में श्रीलंका में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अपने यहाँ पर इंडियन जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर दिया है, क्योंकि ये पगला गए हैं और इनको चाइना का नेपाल। पूरा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। सर नेपाल। नेपाल। हाँ, नेपाल। नेपाल। ठीक है, यस सर, और अभी नेपाल। आपने नेपाल के बारे में कुछ और भी पढ़ा था कि टाइगर जो है माउंट यहाँ पे एवरेस्ट। क्या हो गए हैं? हाँ, डबल हो गए हैं। डबल हो गए हैं। ठीक है, पहला कंट्री वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर डबल हो गए वो नेपाल ही है। और इवन ये सुनो, दूरदर्शन, एक चैनल आता ना दूरदर्शन अपना, तो दूरदर्शन को छोड़ के बाकी सारे इंडियन चैनल इसने बैन कर दिए नेपाल ने। दूरदर्शन अभी चल रहा है। अब पता नहीं ये इतनी रियायत क्यों दी गई, इतना एहसान क्यों करा गया, ये नहीं पता, लेकिन दूरदर्शन को अभी भी चला रहे हैं अपने यहाँ पे, लेकिन बाकी सारे हटा दिए गए। ठीक है, याद रखो। ऐसा क्यों हुआ पता है? चलो मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा ना, इंडिया का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा कि इंडिया और नेपाल में ना एक लैंड को लेके डिस्प्यूट है। और जब भारत ने ये कांड करा ना, कौन सा कांड, जब ये पूरा जम्मू कश्मीर को काट के लद्दाख अलग और ये कश्मीर अलग बना दिया, तो भारत ने अपने मैप को रिवाइज करा है, और रिवाइज करने के बाद नेपाल की एक टेरिटरी को अपना बता दिया है, तो वही नेपाल घुस गया आगे। तो क्यों ऐसा? तो ये सब चीजें चल रही हैं, और चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? क्योंकि क्या हुआ था कि चाइना में और भूटान में एक लैंड को लेके डिस्प्यूट हुआ था। ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा लैंड है ये। ठीक है ना, आपने अगर नाम सुना हो, बहुत सारे डोकलाम प्लेट्यू का एक विवाद है, ठीक है, और पता नहीं कहाँ के बहुत सारे विवाद हैं। ठीक है, चुंगी वैली एक विवाद होता है। तो ये सारे के सारे मैं आपको जब इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ाऊंगा वहां समझाऊंगा। तो हुआ क्या कि चाइना और भूटान के बीच में एक ना डिस्प्यूट होता था, तो चाइना और भूटान ने इंडिया से मदद मांगी, इंडिया ने भूटान की मदद कर दी, और चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तुमने मदद करी है ना, अब तुम क्या करोगे? अब इंडिया और नेपाल में आगे जब प्रॉब्लम हुई है, तो अब चाइना बीच से नेपाल को सपोर्ट कर रहा है। जैसे इंडिया ने भूटान को सपोर्ट किया था, ऐसे ही अब चाइना नेपाल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत चीजें खराब चल रही है इस समय यहाँ पे बॉर्डर पे। चलिए, बाकी जब पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। जैसे माउंटेन्स ऑफ इंडिया आपने पढ़ा है ना, ऐसे वो पूरा पढ़ोगे, और यकीन मारो इंडिया को अच्छे से जान जाओगे पूरा, बहुत अच्छे से। अगला बताओ, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके भारत में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं के डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता करा है? हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चेंज हुए हैं। गूगल के साथ नहीं, एनएसडीसी के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ क्या करा है? समझौता करा है। और ये किस लिए समझौता करा है? कि डिजिटल जो कौशल है ना उसको बढ़ाने के लिए। डिजिटल मतलब कि भाई लोगों को डिजिटलाइजेशन के बारे में और ज्यादा अवगत कराया जाए, तो इसलिए ये करा है एनएसडीसी। याद रहेगा? अब एनएसडीसी का आपके मन में फुल फॉर्म भी होगा, तो लिख लो, नेशनल, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो लिख ही देते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये नाम हो गया आपका इसका। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका हो गया एनएसडीसी का। और अगर एनएसडीसी की बात करी जाए तो इसने समझौता करा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि भाई स्किल को डेवलप करना है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1975 में, जब एनटीपीसी की हुई है, याद है? गुरदीप सिंह एनटीपीसी के कौन थे? एमडी सीईओ। 1975 में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी भी स्थापना हुई, और 1975 में ही बना है कौन? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के इस समय हेड कौन है? भारतीय थे ये, भारतीय मूल के, सुंदर पिचाई। सत्या नडेला। गूगल के हैं, गूगल के हैं।
सत्या नडेला सर। तुम लोग गलत बोलते हो फिर मैं भी गलती से बोल जाता हूँ, वही सत्या नडेला। ठीक है, याद रहेगा ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में अभी क्वेश्चन आएगा, चलो मैं आगे तभी डिस्कस करूंगा आगे। CBDT जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, CBDT जो कि आपका जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम है उसको ये चेक करता है। ठीक है, तो CBDT ने अपने डाटा शेयरिंग के साथ किसके साथ समझौता करा है? मतलब CBDT चाहता है कि जो भी डाटा है उसको आप शेयर करेंगे इस एक संस्था के साथ, तो उस संस्था का नाम आपसे पूछा कि वो कौन है? सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, ये देखो बॉम्बे में हेडक्वार्टर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो हेड है वो कौन है? वो है आपके, बताइए सेबी के हेड कौन है इस समय? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मैं इसको पहले इसका बता देता हूँ आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, और अजय त्यागी इसके वो हैं। मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, अभी आपने शायद पूछा था, किसी ने गलत बताया था। अजय त्यागी, देखो पहले तो अजय त्यागी इसके हेड है, किसके? सिक्योरिटीज सेबी के। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। पहले तो ये लिख लो, इतना लिख लिया। अब लिखो CBDT। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स वगैरह है, इसकी अगर जांच होनी है तो फिर ये CBDT करेगा, इनकम टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स से करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये CBDT का फुल फॉर्म है। CBDT की अगर बात करी जाए तो इसके जो हेड है वो कौन है? तो ये अभी अपॉइंटमेंट हुई थी पिछले साल, PC मोदी, नाम सुना है? PC मोदी। तो PC मोदी जो है वो CBDT के हेड हैं, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के हेड है अजय त्यागी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, CBDT का कहां पर है हेडक्वार्टर? CBDT का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेक करो जरा, मुझे याद नहीं है कहां है। CBDT का हेडक्वार्टर देख लो, लगे हाथ आप लोग लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? सर न्यू दिल्ली में है। इसमें न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ठीक है, CBDT का न्यू दिल्ली में है और सेबी का वहां पर है, मुंबई में। ठीक है, चलो अगला करिए। BCCI के CEO थे, अभी तक बने हुए थे, इन्होंने फरवरी में ना अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन BCCI ने इनके इस्तीफे को अभी तक मंजूर नहीं करा था, लेकिन आज आके मंजूर कर लिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन थे? BCCI के CEO कौन? सर राहुल जोरी। राहुल जौहरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर आएगा राहुल जौहरी, याद रखिए। ठीक है, तो राहुल जौहरी साहब जो हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इनका इस्तीफा अब कबूल हो गया। हालांकि इस्तीफा तो पहले ही दे दिया, बट कबूल अब करा इन्होंने। तो अब क्योंकि BCCI की बात हो रही है, तो मुझे बताइए BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। जी हाँ, बोर्ड ऑफ, लिख लो ये सब, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी BCCI की? 1928 में, बहुत पहले है, इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही हो गई थी, क्योंकि आप जानते हो उनको खेलना बहुत पसंद था, क्रिकेट वगैरह। ठीक है, और BCCI का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जहाँ सेबी का है, मतलब मुंबई में। मुंबई में भी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका। अच्छा, BCCI के भी प्रेसिडेंट बने थे, रिसेंटली अपॉइंटमेंट है BCCI के प्रेसिडेंट की, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम, सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली, याद रखो, सौरव गांगुली जो है वो BCCI के कौन है? प्रेसिडेंट है। और इसके वो कौन है, क्या नाम है? सेक्रेटरी, सचिव, BCCI के सचिव, BCCI के सचिव, सेक्रेटरी की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, ये है अमित शाह के बेटे जय शाह। अमित शाह है ना आपके होम मिनिस्टर, तो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, वो सेक्रेटरी बने हैं BCCI के। और इवन इतना ही नहीं, एक क्वेश्चन और याद रखो, सौरव गांगुली ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम पूछते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्लेइंग इट माय वे, ये किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर। तो ऐसे ही सौरव गांगुली ने लिखी थी, पता है क्या नाम था उसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चली थी ये किताब भी, काफी पहले लिखी है इन्होंने, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, ये काफी अच्छी इनकी बायोग्राफी, याद रखिए। ये सब क्वेश्चन आप लिंक करके पढ़ो यार, बहुत मजा आती है पढ़ने में। बस यही है कि पढ़ाने वाला भी ठीक हो और पढ़ने वाले के अंदर इंटरेस्ट हो, लगन से।
और आप लोग प्लीज मेरी मेहनत को जाया मत होने दीजिएगा। ये अगले 3 महीने के लिए आप मेरे साथ हैं, अभी फिलहाल के लिए तो मैं मान के चल रहा हूँ। तो 3 महीने में हमने बहुत सारी चीजें करनी है, और अगर आपका एग्जाम हो जाता है 3 महीने के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर कंटिन्यू करेंगे साइकिल को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आगे चल के मंजू जी सर फिर मेरी 3 महीने के फीस पैसे वापस। रिटर्न करूंगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ ठीक है। उसके लिए आप टेंशन ना लो। ठीक है। अच्छा, बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने हैं? ये 2018 में बने थे, अगर आपको नाम पता हो तो। लोकपाल बीसीसीआई के सबसे पहले लोकपाल, ठीक है, बीसीसीआई के। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम है डीके जैन, D.K. जैन, ठीक है, डीके जैन। बस इतना याद कर लीजिए बीसीसीआई के बारे में, इससे ज्यादा बाहर से नहीं पूछेगा कुछ। बाकी आईसीसी का तो आपने पूछ ही लिया है ना। चलो आगे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में वहां के जो अभी मैंने आपको बताया थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका नाम क्या था? आरके माथुर, आरके माथुर साहब। तो आरके माथुर जी ने क्या करा है, वो करा है, पुल का उद्घाटन करा है। तो टोटल वैसे तो यार 17 पुल बनने थे, ठीक है, टोटल 17 पुल बनने थे, लेकिन उद्घाटन कितनों का करा ये बताओ, क्योंकि बाकी अभी अंडर मेंटेनेंस है। सर 6 का करा है, और 6 में भी याद रखिए 2 हैं आपके अलग और 4 हैं आपके अलग। मतलब क्या हो गया, एक जम्मू कश्मीर में मतलब लद्दाख एरिया में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है अखनूर, AKHNOOR, अखनूर। मैं फिर से लिख रहा हूँ, AKHNOOR, ये अखनूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे। तो अखनूर में 4 करे हैं और जम्मू में करे हैं 2, ठीक है। जम्मू सेक्टर और अखनूर सेक्टर, ये सेक्टर पड़ते हैं। तो ये 6 हो गए। और ये बनाता कौन है? तो ये बनाए हैं बीआरओ ने। याद रखिए भारत में सिर्फ 2 लोग जो हैं वो पुल वगैरह या नेशनल हाईवे वगैरह ये सब बना सकते हैं, ठीक है। एक का नाम है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तो इसको जाता है, और एक है बॉर्डर। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। तो ये जो बीआरए हैं, जिसके डायरेक्टर जनरल है इस समय हरपाल सिंह, ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो हरपाल सिंह, ये बीआरओ के डायरेक्टर जनरल है, डीजी हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। ओके, और ये सब किसके डिपार्टमेंट के अंडर में आता है ये सब? जिसके हेड कौन है आपको पता है? नितिन गडकरी साहब। कौन सी मिनिस्ट्री में आएगी ये सारे के सारे? NHAI, बीआरओ, परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, हाँ, ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है आपकी पूरी, उसके अंदर नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं। तो याद रखो, परिवहन मंत्रालय, हाँ, परिवहन मंत्रालय इसको बोलते हैं। तो ये बीआरओ। तो जो बॉर्डर एरिया है ना, बॉर्डर एरिया में पुल कौन बनाएगा? बीआरओ बनाएगा। लेकिन बाकी पूरे इंडिया में अगर किसी ने पुल बनाना है, रोड बनानी है, हाईवे बनाने हैं, तो वो सब बनाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगा। लेकिन बॉर्डर अगर कहीं पे है, बॉर्डर एरिया, तो वहां पे बीआरओ ही बनाएगा, वहां पे NHAI नहीं बना सकता जाके। तो ये सब कुछ इसके हैं अलग अलग। तो बीआरओ का एक तरह से कार्य बहुत सीमित है, लेकिन NHAI का काम बहुत ज्यादा है। WHO ने अभी अभी ये बोला कि अमेरिका जो है वो हटना चाहता है WHO से। जैसे WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है, तो अब अमेरिका WHO का मेंबर नहीं रहना चाहता। तो ऐसा बोला जा रहा है कि कौन सी डेट से ऐसा हो जाएगा? सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर सर 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई पक्का? सर डाउट है। 6 जुलाई। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मेरे को बता दो प्लीज। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 6 था। 6 पुल बने, बताया तो। 4 और 2, 4 अखनूर में बने, 2 आपके वहां बने जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर से याद आया, एक सुरंग है यहाँ पे, जवाहर सुरंग, जवाहर टनल। नहीं भैया, वो सब पुरानी हो गई। अभी भी आप लोग खड़गपुर प्लेटफॉर्म कह रहे थे, सब पुराना हो गया। चेनानी नाशरी, चेनानी नाशरी जो कि सबसे बड़ी टनल बनी है इस समय, सबसे लंबी टनल है चेनानी नाशरी, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी लंबी है, बताइए। 9.2 किलोमीटर लंबी है ये चेनानी नाशरी जो है आपकी, याद रहेगा, 9.2 किलोमीटर। तो सबसे लंबी अगर भारत में कोई सुरंग बनी है तो वो है चेनानी नाशरी। और ये न्यूज में अभी फिर से आई थी। पहली बार तो तब आई जब ये बनी, और दूसरी बार ये तब आई जब इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसका नाम चेंज करके पता क्या रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये सब याद रखिए नाम भैया, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डॉक्टर श्यामा, हालांकि मैंने एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो मैं कवर करूंगा, उसमें सभी जो नाम बदले गए हैं ना, जितने भी स्टेडियम के या किसी के भी। अब जैसे एक था, आपको मैं बताता हूँ, हरियाणा में एक जगह पड़ती है
उसका नाम है आपका ए से अंबाला। तो अंबाला बस स्टैंड का भी नाम चेंज कर दिया गया और ये रख दिया गया पता है किसके नाम पे? सुषमा स्वराज बस स्टैंड, सुषमा स्वराज जी के नाम पे। तो ये सब नाम जो है इंपॉर्टेंट है। तो चेनानी नाचरी ये समय भारत की सबसे लंबी सुरंग है, 9.2 किलोमीटर की है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये अब इसका नया नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखो। चलो आगे। तो ये है भैया 6 जुलाई 2021 को अमेरिका क्या करेगा? WHO से हट जाएगा। ठीक है, WHO की अगर बात करी जाए तो कौन है वो बताओ? एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 7 अप्रैल को हुई थी 1948। याद रखो, ये पूछा जाता है। मैं बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट को। 7 अप्रैल 1948 में ये बनी थी, मतलब WHO बना। और क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है पता आपको? 7 अप्रैल। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी दिन बना था, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है ये। क्लियर हो गया? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। लिख देते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा तो वर्ल्ड बैंक के आप जानते हैं हेड कौन है? टेड्रोस। लिख देते हैं टेड्रोस एडहेनोम। ठीक है, टेड्रोस एडहेनोम जो है वो वर्ल्ड बैंक के इस समय हेड है। बस ये सब पूछेगा और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जी, बताइए कौन सी ऐसी कंट्री की आर्मी है जिसने यूनिफिल, ये दोबारा आ गया क्या? सर भारत, हाँ हाँ सर। सर दोबारा आ गया। इंडिया। सर इंडिया इंडिया। चलो ये आप लोग को आ गया है। अच्छा, यूनिफिल का फुल फॉर्म बता दो फिर इसी बात पे। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। लेबनान। लेबनान की कैपिटल बेरूत। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही करोगे तो क्यों नहीं याद होंगे। हु डिड वेक्ट्स ग्रुप बिकेम इट्स ब्रांड एम्बेसडर। मतलब वेक्ट्स ग्रुप जो है ये एक पानी की टैंकी का ब्रांड है, जो पानी वाली टैंकी होती है ना उसका ब्रांड है। तो इसके अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? यस सर, A&C। ये दोनों मियां बीबी सैफ अली खान और करीना कपूर। करीना कपूर खान। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो वेट्स ग्रुप ने बनाया है इनको। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। पानी की टैंकी का ये ग्रुप है वेट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने अपने यहाँ पर जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उसकी नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू करा है। मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर सैटेलाइट से नजर रखेगा कि कहीं सरकारी जो भूमि है उसका कोई अधिग्रहण तो नहीं कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? आइए आंसर। महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट। सर हैदराबाद। नहीं। दिल्ली। नहीं। महाराष्ट्र। सर उड़ीसा। 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 सर एक ही बचा है सर। एक ही बचा। आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, तो याद रखो। तो उड़ीसा ने क्या करा है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये क्या करेंगे, ये नजर वगैरह रखेंगे या निगरानी रखेंगे। ठीक है, निगरानी वगैरह याद रहेगा। बाकी उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप जानते हैं, क्या नाम है? नवीन पटनायक। पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर है। लिख दें क्या? गणेशी लाल लिख लो, GANESHI। गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर है और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, इनके पिताजी थे, उनका नाम था बीजू पटनायक। बीजू पटनायक है ना, तो बीजू पटनायक के नाम पे एक कार्टून मैगजीन भी इन्होंने लॉन्च करी है। किसने? नवीन पटनायक ने। अपने फादर के नाम पे एक मैगजीन है, कार्टून मैगजीन, वो भी इन्होंने लॉन्च करी। उसका नाम आपसे पूछेगा कि नाम क्या है, तो उसका नाम था द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ये नाम इंपॉर्टेंट है, द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ठीक है, याद रहेगा, द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ये बीजू पटनायक को समर्पित ये कार्टून मैगजीन है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा हाईकोर्ट के अभी अभी चीफ जस्टिस चेंज हुए थे, उनका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद राफीक जो हैं वो यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट। ये भी आप ध्यान रखो, ये भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पेटा का। पेटा का नाम सुना है? पेटा क्या होता है फुल फॉर्म? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। लिखो, जरूरी है। क्यों जरूरी है बताता हूँ। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स।
ठीक है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। तो पेटा ने क्या करा, अभी अभी नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनको एक पुरस्कार दिया, और पुरस्कार का नाम क्या था? पुरस्कार नाम था हीरो टू एनिमल अवार्ड। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया नवीन पटनायक जी को, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, हीरो टू एनिमल अवार्ड इनको दिया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, मतलब ट्राइब्स के लिए ना हॉस्टल्स बनाए गए हैं उड़ीसा में, और इन हॉस्टल में ISO सर्टिफिकेट दिया गया, तो ये करने वाला भी पहला राज्य कौन था? उड़ीसा था। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर कभी कोई चीज बनाई जाती है तो उसके लिए ना ISO सर्टिफिकेट होता है। तो अभी तक भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई ना कोई ट्राइब्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन किसी भी राज्य ने अपनी ट्राइब्स के लिए ना कभी हॉस्टल नहीं बनाया। तो उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बना जिसने ISO सर्टिफिकेट लेकर अपने यहाँ की ट्राइब्स के लिए हॉस्टल बनाया। आप समझ में आया क्वेश्चन क्या था? हेलो। यस सर। यस सर। जो जर्नलिस्ट होते हैं, तो जर्नलिस्ट अगर हैं, अगर उनको कोविड हो गया तो उसके चलते, कोविड-19 के चलते जर्नलिस्ट का बीमा कराया उड़ीसा सरकार ने। 15 लाख रुपए देगी अगर डेथ हो जाती है किसी जर्नलिस्ट की कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग करते समय। ठीक है, तो 15 लाख का बीमा देगी जर्नलिस्ट को। कौन? उड़ीसा सरकार। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान के चलो शायद जरूर आए आपके क्वेश्चन में, मतलब पेपर में, कि उड़ीसा ने ना अपना नेशनल सॉन्ग रिलीज कर दिया है, सॉरी स्टेट सॉन्ग। जैसे आपका नेशनल सॉन्ग है, ऐसे उड़ीसा सरकार ने अपना एक स्टेट सॉन्ग शो करा है। तो बताइए उस स्टेट सॉन्ग का नाम क्या है? वंदे उत्कल, वंदे उत्कल। ठीक है, ये क्या है? पूरा नाम अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जननी। ठीक है, वंदे उत्कल जननी। तो ये पूरा जो है उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग का नाम है, और ये जरूर आएगा क्वेश्चन, याद रखो। किसने लिखा है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लिखा है के लक्ष्मी कांतम मोहपात्रा। मोहपात्रा बेसिकली उड़िया होते हैं, याद रखो। मैं नाम लिख रहा हूँ, के लक्ष्मी कांतम मोहपात्रा, मोहपात्रा याद रहेगा। तो के लक्ष्मीकांतम मोहपात्रा को श्रेय जाता है उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग को लिखने का। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। आगे बढ़े। बाकी मैंने आपको उड़ीसा की चिल्का झील के बारे में तो बताया ही था, है ना, जो कि सलाइन लैगून झील है, ये तो आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। कौन सा ऐसा अभी किसी का आंसर है? हाँ चलो कोई नहीं, अभी आपकी साइंस की क्लास है 9 बजे, पता आपको? हाँ तो कर रहे हो? तो खाना बनाना है। खाना तो बनाना है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, कौन सा ऐसा देश है? सर 9 बजे दिलीप सर की भी तो क्लास होगी। आपने टाइम टेबल नहीं देखा? तो आज सर की क्लास नहीं है? आज नहीं, आज मेरी क्लास है। टाइम टेबल भेजा गया, प्लीज ध्यान से देखें। टाइम टेबल देख लेते, मुझे लगा दोनों टाइम होगी, मतलब दोनों जगह। नहीं नहीं नहीं, आज यूट्यूब पे भी आज मेरी हालत खराब हो रही है, तो मेरी क्लासेस हैं आज। चलो, Which country will launch ISRO's first Earth observation satellite, जिसका नाम है Amazonia First। यानी कि इस देश ने इसरो की मदद से अपना सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करा है। देश का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च करा है इसरो की हेल्प से। तो आपको बताना है कि कौन है वो? ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील ने करा, याद रखें। ठीक है, और ब्राजील की अगर बात हो रही है तो मुझे बता दीजिए ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, बस लिया कर दीजिए, मतलब इया जोड़ दीजिए। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो, ZAIR, जायर बोल्सोनारो। ठीक है, तो ये जायर बोल्सोनारो जो है वो राष्ट्रपति है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जायर, ZAIR, जायर बोल्सोनारो। जी क्या कह रहे हो? सर नाम कैसे याद होंगे? जैसे मुझे याद हुए ने बढ़ेंगे। अच्छा, इसरो के बारे में जान लो 1-2 पॉइंट। 1969 में इसरो की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसरो नासा सब एक ही साथ बने हैं। ठीक है, तो इसरो 1969 में बना था, याद रखो। और इसरो का हेडक्वार्टर बताया था मैंने अभी आपको, बैंगलोर में, है ना। इन्फोसिस का, विप्रो का, HAL का और इसरो का, ये सब यहीं पे है ना।
1969 में बना था। और इसके हेड कौन है इस समय? के सिवान। चेयरमैन कौन है? हाँ, के सिवान। और के सिवान का दूसरा नाम क्या है? मतलब दूसरा नाम इन द सेंस जो इनको पेट नाम इनका है, जो बोलते हैं। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब। तो ऐसे के सिवान को बोलते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। वो मिसाइल थे, ये रॉकेट मैन ऑफ इंडिया है। के सिवान को बोला जाता है, जो कि इस समय हेड है। और के सिवान को अभी अभी 2 दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है। के सिवान को अभी अभी अवार्ड मिला है 2 दिन पहले, अगर आपने देखा हो न्यूज तो। चले कोई नहीं, अब ज्यादा डिटेल हो जाएगी, बाद में बात करेंगे। आएगा ना जब अपने आप क्वेश्चन, तो वहां पे फिर से बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है कि ये अगले 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, एक मेगा सोलर प्लांट की बात हो रही है, आपको बताना है किस राज्य में लगा है। रीवा अल्ट्रा, अगर आप रीवा जानते हैं तो आप अपने आप बता देंगे। जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश में है। और अगला है कि डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करा, किस देश ने? अभी बताया आपको, बकरे याद है? बांग्लादेश। जी हाँ। इसके अलावा वर्ल्ड के नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर हैं। स्क्वॉश एक तरह का गेम होता है, नेट पे देख लीजिएगा कि स्क्वॉश कैसा होता है। तो स्क्वॉश गेम है, तो ये रानिम है, इनका नाम है रानिम, पूरा नाम मैंने नहीं लिखा। तो रानिम ने रिटायरमेंट ले लिया है, और ये वर्ल्ड के सबसे पहले नंबर 1 के स्क्वॉश प्लेयर हैं। जैसे वर्ल्ड में इस समय चेस चैंपियन कौन है? आपके नॉर्वे के, उनका नाम क्या है? नॉर्वे के बंदे हैं। इस समय आपके इंडिया के जो 5 बार नेशनल चैंपियन है वो भी नहीं है, नॉर्वे के आ गए हैं। चलो कोई नहीं, तो याद रखो ये इजिप्ट के हैं। ठीक है, इजिप्ट के हैं रानिम। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने सन्यासी घोषणा कर दी है। ऐसे ही आपने सुना होगा पंकज आडवाणी। सर जर्मनी के भी एक फुटबॉलर भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है। अब उनका तो मुझे अभी नहीं पता, बट जो मैं चेस वाली बता रहा हूँ उनका नाम है कार्लसन मैग्नस। ठीक है, मैग्नस कार्लसन। ये आपके नॉर्वे के चेस प्लेयर जिन्होंने अपने यहाँ वाले को हराया हुआ है, विश्वनाथन आनंद को भी। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने फार्मर्स डे मनाया है सबसे पहला? तो ये मनाया है आंध्र प्रदेश ने, सबसे पहला फार्मर्स डे। ठीक है, याद रखो आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा आइवरी कोस्ट के आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया था, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये है आखिरी वाला ऑप्शन, एमादू गोन कुलीबुली। ठीक है, याद रखें, कुलीबुली। हाँ भाई, तो ये याद रहेंगे। ये तो 35 क्वेश्चन थे आपके खत्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्विज एंजॉय करी होगी। ठीक है, कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कृपया करके, आप तो ले ही चुके हैं, तो अपने बाकी प्राणियों को, अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह का एक ग्रुप चल रहा है। जी बताएं प्लीज। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि मंजू जी को मैंने लूट लिया। एक्सक्यूज मी सर। सर ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी मैम, बोलिए प्लीज। जी सर, वो जो कल आपने टेस्ट भेजा था उसके आंसर की कब मिलेगी? उसकी आंसर की आपको मिलेगी 4 बजे मिलनी थी, लेकिन मैम ये जो चीजें थी ना, ये बहुत जरूरी थी आज की क्लास जाना, तो इसलिए ये कर दिया गया है। आपने सॉल्यूशन कर लिया उसका? कुछ क्वेश्चंस तो बने होंगे आपके। अभी तक 12 तक हुआ प्रॉब्लम है। अच्छा, वो प्रॉब्लम है सर। मैट्रिक्स वाला रो और क्वेश्चन में कुछ कॉलम एरर है सर। अच्छा, मैट्रिक्स वाले में रो कॉलम का जो क्वेश्चन। हाँ जी सर, वो रो कॉलम करके एक बार वो उसमें एम नहीं है सर मेंशन सेकंड में, फिर वो कॉलम एक एंड एक रो करके है। बोलो तो भी मेरे पास आवाज आएगी। एम के प्लेस में एन होगा सर। अच्छा, तो कोई नहीं, अगर आपको देखना तो आता ही है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सही कर लीजिएगा उसको, है ना। और कोई एरर है क्या क्वेश्चन में? उसके ना, उसके अलावा तो सब ठीक है। डाउट्स का बता देता हूँ मैं आपको, डाउट्स की, हम आपके डाउट्स कब लेंगे? संडे को आप देखो, आपके टाइम टेबल में संडे को एक क्लास लगाई गई है डाउट सेशन की। ठीक है, उस दिन आपके रीजनिंग के, उस दिन आपके करंट अफेयर्स के, उस दिन आपके जो आपको मैं जीएस पढ़ाऊंगा, जीएस का जो मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, उन तीनों के जो डाउट हैं वो आपके उस दिन करे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे की क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो डाउट्स आपके तब हो जाएंगे। क्लियर? तो रखा जाए भाई, क्लास एंड करी जाए, क्योंकि 9 बजे फिर से आपसे मिलेंगे। 9 नहीं, या 9:30 मिलते हैं सर। ओके, ठीक है, 9:30 मिलते हैं। 9:30 तक आप लोग भी कर लोगे, तब तक मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट नहीं, अभी क्लास है। ओह सॉरी सर। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी रात से पहले ही, मैं सोऊंगा तब जो आपके ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। चलो।